देखिए यहाँ पे 62 क्वेश्चन से शुरू करते हैं, 61 तक हो गए थे, 62 क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पे जॉइंट्स के बारे में पूछा गया है, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, हिंज और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो थोड़ा सा जॉइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जॉइंट्स जो होते हैं बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। फाइब्रस जॉइंट होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं और साइनोवियल जॉइंट होते हैं। फाइब्रस जॉइंट वो होते हैं जिसमें मूवमेंट नहीं होता है, डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, इसमें कोई मूवमेंट होता ही नहीं है। दूसरा होता है तुम्हारा कार्टिलेजिनस जॉइंट, इसमें स्लाइटली मूवमेंट होता है। इसके एग्जाम्पल में अगर फाइब्रस की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको जो आपका सर है, सर में सूचर्स मिलते हैं, तो ये एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुड़ा हुआ है, वो सूचर्स जो है कभी आपका सर की हड्डियाँ जो है वो हिलती डुलती नहीं है। दूसरा आता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होते हैं इसमें स्लाइटली मूवमेंट होगा। आपकी वर्टिब्रल कॉलम जो होती है उनके बीच में जो वर्टिब्रीज हैं, द जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री, यानी एक वर्टिब्री दूसरी वर्टिब्री के बीच में जो जॉइंट है, यहाँ पे आपको मूवमेंट मिलता है, लेकिन स्लाइट मूवमेंट मिलता है, आप बेंडिंग कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मूवमेंट आपको नहीं मिलता है। अब जो आते हैं साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट कहते हैं जब हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ें और बीच में एक फ्लूइड भर जाए, जिसे हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। इसके बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। यही आपका जब यहाँ यूरिक एसिड बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा तो कह देते हैं गठिया हो गई, आर्थराइटिस हो गई, है ना। तो ये जो साइनोवियल फ्लूइड है, इसी की वजह से जॉइंट्स के बीच में मूवमेंट आता है, ठीक। अब वो मूवमेंट जो है अलग अलग तरीके के जॉइंट्स के हिसाब से होता है। अब ये जॉइंट साइनोवियल जॉइंट्स को भी फर्दर क्लासिफाई किए गए 4 तरीके से एनसीईआरटी ने। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट और सैडल जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे होता है? ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में, और फीमर और पेल्विक गर्डल के बीच में आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। हिंज जॉइंट जो होता है वो, हाँ, ये आपका ये हो गया हिंज जॉइंट। नी जॉइंट जो होता है और ये वाला जो जॉइंट हो गया आपका, ठीक। इसके बाद आता है पिवट जॉइंट, ये यहाँ क्लासिफाई करना भूल गए। जो 5वां नंबर पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट होता है एटलस और एक्सिस, ये आपकी वर्टिब्रीज होती हैं एटलस और एक्सिस। पहली वाली एटलस होती है, दूसरी वर्टिब्री का नाम एक्सिस होता है। तो हाँ, एटलस और एक्सिस के बीच का जो जॉइंट है वो पिवट जॉइंट है। पिवट जॉइंट सिर्फ इस तरीके के मूवमेंट देता है। इसके बाद आता है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है वो कार्पल्स के बीच में होता है, बिटवीन द कार्पल्स, ठीक है। कार्पल्स आपने पढ़े हैं, ये जो कार्पल होता है, कार्पल, ये 8 आपके हैं बोन्स, कार्पल्स बोलते हैं। तो इनके बीच में कैसा जॉइंट है? ग्लाइडिंग जॉइंट है। और सैडल जॉइंट जो होता है ये कार्पल और मेटाकार्पल है, किसके बीच के? थंब की, यानी थंब का ये वाला हिस्सा और कार्पल, यानी कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जॉइंट होगा, वो कौन सा होगा? आपका सैडल जॉइंट होगा। अब जॉइंट का काम क्या होता है? ये एक तरीके का लिवर सिस्टम आपको प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? ये लिवर सिस्टम, आपने लिवर्स देखे होंगे इस तरीके से, फल्क्रम होता है, लिवर होते हैं, वो होता है वेट, फल्क्रम क्या हुआ? हाँ, तब इसमें जो है, अब यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो अब जरा देखिए फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट कहाँ मिलेंगे आपको? स्कल में मिल जाएंगे, है ना। और ये अलाउ नहीं करेंगे कोई भी मूवमेंट। ऑप्शन ए है इसका। कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ मिलेंगे? एडजेसेंट वर्टिब्रीज के बीच में मिल जाएंगे। हिंज जॉइंट कहाँ मिलेगा? नी और हेल्प करता है लोकोमोशन में। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है, ठीक है। अब आंसर कौन सा जाएगा इसका? फर्स्ट जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं? चल आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 163 में आपको यहाँ पे कुछ स्टेजेस दे रहा है सेल साइकिल की। तो आपको पहले सेल साइकिल के बारे में बता दें कि जो सेल साइकिल होता है, सेल पूरा एक साइकिल कंप्लीट करती है, डिवीजन का एक पूरा साइकिल होता है, सेल साइकिल कहते हैं। जिसमें पहली फेज होती है G1, फिर आती है S, फिर आती है G2, और इसके बाद ये वाली जो फेज होती है इसे माइटोसिस फेज या मियोटिक फेज कहते हैं। M फेज इसका नाम रखती है। इसको भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। पहले होती है कैरियोकाइनेसिस और फिर होती है साइटोकाइनेसिस। क्लियर? तो अब वो कह रहा है कि इसके सीक्वेंशियल स्टेजेस बताना है आपको, करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पे कह रहा है गैप 2 फेज, साइटोकाइनेसिस, सिंथेसिस फेज, कैरियोकाइनेसिस, G1 यानी गैमेटोफेज फेज। पहले ECA, तो पहले आ गई गैप फर्स्ट फेज, ये हो गई आपकी E, है ना। फिर आ गया S फॉर सिंथेसिस फेज, ये हो गया C। फिर आ गया G2, फिर ये हो गया A। इसके बाद कैरियोकाइनेसिस, D, और ये हो गया आपका
डी और फिर आ गया साइटोकाइनेसिस बी हो गया आपका बी। Option क्लियर? हम्म। ऑप्शन कौन सा जाएगा इसका? ई सी ए डी बी। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा चलिए अब थोड़ी सी जानकारी इसकी और ले लेते हैं। G1S G2 में होता क्या क्या है। चलिए देखिए आपकी जो G1 फेज होती है वो करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशियल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये पॉइंट पकड़ने वाला है क्वेश्चन, एक बार आ चुका है नीट में इस तरीके से भी कि G1 फेज क्या होती है, किनके बीच की है। तो ये इंटरवल है किसके बीच का? माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। G1 फेज में क्या होता है? मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, कंटिन्यूअसली ग्रो करती है, बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। ये भी पॉइंट पकड़ने वाला है कि डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करेगा। एस और सिंथेसिस फेज, एस और सिंथेसिस फेज जो होती है इसमें क्या होता है? डीएनए के सिंथेसिस यानी रेप्लिकेशन होगा यहाँ पे, और डीएनए का अमाउंट पर सेल डबल हो जाएगा। यानी कि अगर अब डीएनए की जो वैल्यू होती है, जो अमाउंट होता है एक सेल के अंदर जितना अमाउंट होता है उसे कहते हैं सी वैल्यू। क्या बोलते हैं उसे? सी वैल्यू। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, इसे कहते हैं सी वैल्यू। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर डीएनए का अमाउंट 2C है, ठीक है, वो डबल हो जाएगा एस फेज के बाद 4C। लेकिन डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है, क्रोमोसोम्स का अमाउंट डबल नहीं हो रहा है। यानी कि क्रोमोसोम्स के नंबर जितने थे, अगर हैप्लॉइड थी तो हैप्लॉइड रहेगी, डिप्लॉइड थी तो डिप्लॉइड ही रहेगा, यानी 2n नंबर ही रहेंगे। एट G1 इवन आफ्टर S फेज क्रोमोसोम के नंबर हमेशा 2n ही रहेंगे। जो अगर 2n थे तो 2n ही रहेंगे। ठीक है, n का मतलब है प्लॉइडी, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, 2n हो गया यानी डिप्लॉइड कंडीशन। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट और दिखती है एनिमल के लिए और G0 फेज के लिए कुछ पॉइंट है, आप जरा देखिए। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग S फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल्स, देखिए ये पॉइंट पकड़ेगा, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म। यानी एस फेज में सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट करेगी अगर ये एनिमल सेल है तो। ड्यूरिंग G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसिस इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। तो G2 फेज में लास्ट में क्या हो जाएगा? प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, साथ ही साथ आरएनए की भी सिंथेसिस हो जाती है। कुछ ऐसी कंडीशन होती है some cells in adult animal do not appear exhibit division। कौन सी सेल्स हैं जिनमें सेल डिवीजन नहीं होगा? जैसे तुम्हारी हार्ट सेल्स हो गई और न्यूरॉन्स, ठीक है। एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइड occasionally as need to replicate the cell। अब यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ने वाला है कि जब जरूरत होगी तब ही डिवीजन होगा, ठीक है। जैसे इंजरी हो गई या डेथ हो गई उस टाइम पे, सेल की डेथ, तुम्हारी डेथ नहीं। अब अगर ये सेल रेस्ट की कंडीशन में होगी, यानी यहाँ पे जब डिवीजन नहीं हो रहा है तो ये क्या होंगी? रेस्ट की कंडीशन में रहेगी। उस स्टेज को क्या कहते हैं? क्विसेंट स्टेज या G0 स्टेज। हमने आप लोगों को एक बताया था, प्लांट में जो रूट्स होती हैं उसमें यहाँ पे एक सेंटर होता है, इसे कहते हैं क्विसेंट सेंटर। क्या बोलते हैं? क्विसेंट सेंटर। ये टर्म दिया था क्लोव ने, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या? क्लोव। उन्होंने क्विसेंट सेंटर टर्म दिया था। यहाँ पे भी आपका यही कंडीशन देखने को मिलती है। तो सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड नॉट टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब आते हैं इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉइड सोमैटिक सेल। माइटोसिस जो होती है वो किसमें होगी? एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड में, जबकि प्लांट्स में आपको हाउएवर कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेल हनी बी, मेल हनी बी जो होती है उसमें सॉरी माइटोटिक सेल्स डिवीजन यानी कि तुम्हारे हो गया मियोसिस की बात हो रही है ना? हाँ, माइटोटिक सेल डिवीजन मियोसिस। हाँ। अब आगे देख, मेल हनी बी में जो होता है वो क्या होती है? यहाँ पे पार्थेनोकार्पी होती है, माइटोसिस होती है, ठीक। माइटोसिस है, मियोटिक होता है माइटोसिस, मियोसिस कह दो या मियोटिक कह दो, और माइटोटिक कह दो या माइटोसिस कह दो, वो अलग अलग चीज़ है। तो डिप्लॉइड में होगी, लेकिन इसमें जो है मेल हनी बी में भी ये होता है, ठीक। अगेंस्ट दिस प्लांट्स में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में ये होती है। मेल हनी बी का दूसरा नाम क्या होता है? ड्रोन्स। हाँ, यही ड्रोन्स है।
ये ड्रोन ड्रोन्स, क्वींस और वर्कर्स। क्वीन वर्कर फीमेल, हाँ। ड्रोन्स मेल, ठीक है। यहाँ पार्थेनोकार्पी के थ्रू ये बनते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्पर्म बनाते हैं और कुछ नहीं। ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर तो हो सकते हैं, बट सन और फादर नहीं हो सकते। ग्रैंड सन और ग्रैंड फादर हो सकते हैं, लेकिन सन नहीं हो सकता है ना। ये वाला क्राइटेरिया होता है, अब ये बता देंगे एक Study मिनट। में लिखा हुआ है। पता है। अच्छा, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपने देखा है प्लांट्स में। प्लांट्स में जब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करते हैं तो आप देखते हैं एल्गी। एल्गी जो होता है वो हैप्लॉइड लाइफ साइकिल ही करता है, वहाँ मियोसिस आपको देखने को मिलती है। कौन कौन सी तो एल्गी में जो लाइफ साइकिल होता है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, उसमें जाइगोटिक मियोसिस होती है। फिर आ जाता है ब्रायोफाइट, उसमें हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक दोनों होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। टेरिडोफाइट में भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। जिम्नो और एंजियो में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 64 क्वेश्चन। ट्यूमर द टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस रिवर्स फॉर स्टैंड्स फॉर, क्या होता है टीआई? ट्यूमर ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में आपकी पूरी एक वो है हेडिंग, हमने उस पूरी हेडिंग को ही यहाँ पे रखा हुआ है, जिससे आपको थोड़ी बहुत चीजें और भी याद हो जाएंगी या रिकॉल हो जाएंगी। कह रहे हैं कि आपने कहा कि वेक्टर्स फॉर जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल, ये नेचुरल वेक्टर्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल के लिए होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स में जो जीन ट्रांसफर होता है यूकैरियोटिक सेल के लिए आपको लिए गया है, जो बैक्टीरिया लिया गया है उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ये प्लांट के लिए लिया गया है। और रेट्रोवायरस लिया गया है किसके लिए? एनिमल्स के लिए लिया गया है, ठीक है। और इसका यूज आपको बायोटेक्नोलॉजी वाले जो चैप्टर है एप्लीकेशन, उसमें देखने को मिलता है। जब आरएनए इंटरफेरेंस की बात होती है तब वहां कहते हैं कि ये जो हमने डबल स्टैंडर्ड डीएनए डाला है, आरएनए डाला है यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम, वहां पे एग्रोबैक्टीरियम का नाम लिया गया है। खैर सिमिलरली रेट्रोवायरस जो एनिमल है, तो यहाँ पे करता क्या है? इसका काम है ये डाइकॉट प्लांट्स में डिलीवर करेगा। सबसे पहली बात है कि ये डाइकॉट्स के लिए होता है, मोनोकॉट्स के लिए नहीं होता है। जैसे कि आपने कहा ऑक्सिन्स जो होते हैं, ऑक्सिन्स क्या करते हैं? वो डाइकॉट को मार देते हैं। वो किस हर्बिसाइड की तरह यूज होते हैं, और वो डाइकॉट प्लांट के लिए कि मोनोकॉट प्लांट के लिए? डाइकॉट। वो डाइकॉट को मारेंगे। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे ये डाइकॉट प्लांट्स के लिए होता है, ट्रांसफर करता है। इसमें जो डीएनए होता है उसका नाम है टीडीएनए, यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए, ठीक है। ये ट्यूमर कॉज कर देगा, ठीक है। और इसी वजह से इसका यूज करते हैं उसमें, क्योंकि ये किसी दूसरे के अंदर जाके ट्रांसफॉर्म कर रहा है, किसी सेल को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, यानी एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, जो टीआई प्लाज्मिड है इसका, हम उसको डिसआर्म कर देते हैं। तो वही पूछ रहा है कि टीआई का मतलब क्या है यहाँ पे? जो ट्यूमर इंड्यूसिंग है उसे डिसआर्म कर देंगे, यानी पैथोजेनिसिटी वाली जो उसकी कंडीशन है वो उसके अंदर से हटा देंगे, बाकी पूरा रख देंगे। हाँ, जो ट्यूमर कॉज करने वाला है वो वाला पॉइंट हटा देंगे, बाकी सारी चीजें वैसे रखेंगे, उसमें अपना जीन इंसर्ट करके इसको आगे भेजेंगे ताकि ये जीन ट्रांसफर कर दे। बिल्कुल ऐसे ही रेट्रोवायरस एनिमल्स के लिए यूज होते हैं, ठीक, डिसआर्म पैथोजेंस की तरह। चल आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जाएगा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, यानी 64 का आ जाएगा 4। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, काफी कम पूछा गया है आपके ब्रेन के बारे में। आपने हमसे पूछा भी था ब्रेन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखिए ये जो ब्रेन होता है, ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के जो पार्ट होते हैं उसमें आ जाता है सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब्स और थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। ये 3 कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं क्या? डायंसेफलॉन, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका कौन सा? दूसरा आता है मिड ब्रेन। इसमें 2 कंडीशन आती हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पीडंकल्स आते हैं। इसके बाद आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट आते हैं, कौन कौन से? पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा और सेरिबेलम, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी ने यहाँ पे उनमें से क्या क्या रखा है, हमने सिर्फ उतनी पार्ट की बात करी है। यहाँ इनके फंक्शंस की बात है, ये आपको हम अभी लगवाएंगे, पहले आप ये थोड़ा सा देख लीजिए। फोर ब्रेन जो होता है उसमें आपका आता है सेरिब्रम,
थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अच्छा, ब्रेन की जो कवरिंग होती है उन्हें क्या कहते हैं? ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड और मेनिंजेस। सबसे बाहर की तरफ ड्यूरा मैटर, फिर एरिकनॉइड और फिर पिया मैटर, ठीक है। और ये सब एरिकनॉइड स्पेस में कौन होता है? CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये बनाते कौन है? प्लिक्सस, कोरॉइड प्लिक्सस बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ बात आई सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम फॉर्म्स मेजर पार्ट होता है, वो क्या करता है? आपके ब्रेन का सबसे ज्यादा पार्ट सेरिब्रम ही बनाता है। और सेरिब्रम दो पार्ट में डिवाइड होता है। देखिए, हमने इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस को आगे पीछे रख लिया है। इसी पेपर में दो क्वेश्चन आए थे इसी से रिलेटेड, ठीक है, जिनको हमने आगे पीछे रखा है। तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का हमने रखा है। सीरीज नहीं है ये, अभी आप जो 64 या 65 क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट 84 या 85 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम, और सेरिब्रम दो पार्ट में डिवाइड होता है, सेरिब्रल हेमीस्फीयर कहलाते हैं। ये दोनों हेमीस्फीयर एक कॉर्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, कॉर्पोरा, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। तो यहाँ पे जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और ये कॉर्पस कैलोसम से जुड़े हुए हैं नर्व फाइबर्स हैं, ठीक है। और सेरिब्रम जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। ऊपर की तरफ जो हेमिस्फीयर है, ऊपर तरफ जो होता है कॉर्टेक्स, अंदर की तरफ मेडुला। जो कॉर्टेक्स है उसकी बात करिए, यहाँ पे मेडुला के बारे में हमने ज्यादा नहीं लिखा है। कॉर्टेक्स कंटेन्स मोटर एरिया। कॉर्टेक्स में कौन कौन से मोटर एरिया होंगे? सेंसरी एरिया होंगे, लार्ज रीजन नीदर सेंसरी नॉर मोटर, उन्हें हम कह देते हैं एसोसिएशन एरिया, रिस्पांसिबल फॉर फंक्शंस लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशंस, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। तो आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉर्टेक्स का काम क्या होता है, तो इंटरसेंसरी एसोसिएशन होता है, मेमोरी होता है और कम्युनिकेशन। सेरिब्रम का भी यही हुआ काम? हाँ, सेरिब्रम में भी यही। तो सेरिब्रम रैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। अब सेरिब्रम जो है जिस स्ट्रक्चर के अराउंड रैप कर रहा है उसे क्या कहते हैं? थैलेमस कह देते हैं, जो मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। तो थैलेमस का काम आपको समझ में आया, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है किसके लिए? सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए। Another very important part of brain is hypothalamus. थैलेमस के नीचे आ जाता है हाइपोथैलेमस। ये आपको एनसीईआरटी ने अगले चैप्टर में बना के भी दिया है। ये हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी रहती है ना? तीन पार्ट में। और हाँ, इसमें पोर्टल सिस्टम मिलता है। उस पोर्टल सिस्टम का नाम कोई बताएगा? हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम होता है। और यहाँ से दो पार्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड को ये सप्लाई देता है। इधर तो आपको हार्मोन्स भेज देगा, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट इसकी न्यूरॉन्स जाएंगे। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से कहेगा कि साहब ये वाले हार्मोन निकालो, जैसे GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तब ये पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर पिट्यूटरी निकालती है FSH और LH, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका देखेंगे, इसी पेपर में आया हुआ है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो वहां पे GnRH जो होता है ये क्या करता है? ये LH और FSH यहाँ से निकलवाता है, लेकिन पीछे से यहाँ से जो होता है इसे न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। यहाँ से न्यूरॉन सीधे सीधे आते हैं, हाँ, यहाँ से ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन या एंटी डायबिटिक हार्मोन निकलता है, ठीक है। तो एंटी डायबिटिक हार्मोन का क्या काम होता है? बॉडी में वेसोप्रेसिन वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से बात आती है हाइपोथैलेमस जो होता है। हाइपोथैलेमस यहाँ पे आ गया, इसका काम क्या होगा? सर ADH की कमी से हम लोगों को डायबिटीज मेलिटस नहीं इंसिपिडस, अब वो देख लो यार, इंसिपिडस होती है कि मेलिटस होती है, ये देख लो। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को, अर्ज को और ईटिंग को एंड ड्रिंकिंग। ये अर्जेस हैं जो ईटिंग और ड्रिंकिंग की, उसको भी कंट्रोल करेगा कौन? हाइपोथैलेमस। तो याद रखिएगा, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। साथ ही साथ आपके खाने पीने की अर्जेस को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। क्लियर हो गई बात? और साथ ही साथ ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स निकल रहा है जो हमने अभी आपको बता दिए, ठीक है। इसके बाद कहते हैं इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर ग्रुप्स एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर एमिगडेला, ठीक है। इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे? एमिगडेला होगा, हिप्पोकैम्पस होगा, ठीक है, मैमिलरी लोब होंगे। उन सबको मिला के क्या कहते हैं हम? लिम्बिक सिस्टम या इमोशनल ब्रेन। हमारा कौन सा ब्रेन बनता है? ये इमोशनल ब्रेन बनता है। यहीं से आपके सारे इमोशंस आएंगे। Along with the hypothalamus involves in regulation of sexual behavior, expression of emotional reactions, excitement, pleasure, rage, fear और motivation। ये सारी चीजें आपको यहीं से मिलेंगी।
यानी आपके इन सब चीजों के लिए कौन जिम्मेदार है? लिम्बिक सिस्टम और साथ ही साथ आपका कैंपस हाइपोथैलेमस। लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस मिला के आपके ये सारे काम कर रहा है। सिर्फ हाइपोथैलेमस की बात करी जाएगी तो वो ये काम कर रहा है, ठीक है। हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला को मिला के क्या बनेगा? लिम्बिक सिस्टम बनेगा। क्लियर है? जो लिम्बिक सिस्टम को ही हम बेसिकली इमोशनल ब्रेन कहते हैं, यानी इसमें ज्यादातर काम इमोशनल ब्रेन का यही दोनों करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का कोई काम नहीं लिखा हुआ है, उन्होंने से बता दिया है कि मिड ब्रेन में आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरेब्रल पीडंकल्स होते हैं, और साथ ही साथ एक डक्ट जाती है जिसे हम कहते हैं सेरेब्रल एक्वाडक्ट। क्लियर है? तो सेरेब्रल एक्वाडक्ट कहां से निकलती है? आपके मिड ब्रेन से निकलती है। 2025 के क्वेश्चन पेपर में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन आया है। इसके बाद आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा, जिसमें से पोन्स का काम जो होता है वो एसोसिएशन कराएगा, ठीक है। पोन्स कंसिस्ट ऑफ इंटरेक्शन इंटरकनेक्ट बिटवीन डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। ये पॉइंट पकड़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर आएगा। पोन्स का काम क्या है? ये इंटरकनेक्ट करता है अलग अलग रीजन्स को ब्रेन के। इसके बाद आता है आपका सेरिब्रम हैज वेरी कन्वोल्यूटेड सरफेस और एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है न्यूरॉन्स को। मेडुला जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहेगा, हमारी जो ब्रेन से यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड निकलेगी वो कौन है? मेडुला से ही निकल रही है। इसके बाद मेडुला कंटेन्स सेंटर्स व्हिच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस और गैस्ट्रिक सिक्रीशन। मेडुला में ये हमारे सेंटर्स होंगे जिसमें आपको रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स। अच्छा सर, एएनएस भी सेरिब्रम में, एएनएस कहाँ पे होगा? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, हाँ। वो इसमें ही नहीं, वो तो पूरे में होगा। ऑटोनॉमिक है ना, वो अपने आप से चल रहा है। जैसे आपकी उसका कोई पेरिस्टाल्टिक particular area मूवमेंट नहीं है, है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो ऑटोनॉमिकली चल रहा है ना। हाँ, तो ब्रेन से ही कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करेंगे वो, ठीक है। अब जरा यहाँ पे पॉइंट पकड़िएगा। 3 मेजर रीजन्स हैं, ब्रेन स्टेम बना रहे हैं। कौन कौन से होते हैं? मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा को मिला के क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम कहते हैं। और ब्रेन स्टेम कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से। पॉइंट पकड़ लिया? याद हो गई चीजें? नहीं, फिर से समझ लीजिए। ब्रेन स्टेम में 3 चीजें आ गई, कौन? मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा। यानी कि आप अगर ऐसे देखें तो ये वाला पार्ट छोड़ दीजिए, यहाँ से ये जो जा रहा है वो ये नीचे आपका रख पूरा, पूरा- हाँ, मेडुला ऑब्लंगाटा हो गया। हाँ। ये पोन्स हो गया, आगे की तरफ उभरा हुआ है, ये पोन्स हो गया, और इसके बाद आता है मिड ब्रेन, तो ये मिड ब्रेन हो गया। इन तीनों को मिला के क्या कह दिया? ब्रेन स्टेम कह दिया, ठीक। चलो अब क्वेश्चन को पकड़ते हैं और देखते हैं आंसर तुम बता पाते हो या नहीं इतने जानकारी के बाद। चलिए, पोन्स किससे कनेक्ट होगा? पोन्स क्या कर रहा है? पोन्स कनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन ब्रेन के, ठीक है। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? न्यूरो सेक्रेटरी। हाइपोथैलेमस न्यूरो सेक्रेटरी होता है, हाँ। ठीक है। इसके अलावा ये आपकी अर्जेस को कंट्रोल कर रहा है, साथ साथ टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। मेडुला का कंट्रोल रेस्पिरेशन। मेडुला आपका इनवॉलेंट्री, याद रखिएगा, इनवॉलेंट्री फंक्शंस को मेडुला ही कंट्रोल करेगा। अब उसमें तुम्हारे और कौन से आ जाएंगे? कंट्रोल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का हो गया, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हो गए, ठीक है। और सेरिबेलम तो हमारा वही सेरिबेलम बैलेंस करता है, बैलेंस बनाता है, ठीक है। यहाँ पे सेरिबेलम के बारे में लिखा हुआ है, जो ये पोस्चर को रेगुलेट कर रहा है, बैलेंस बना रहा है, ठीक है। ये पॉइंट पकड़ लीजिएगा, हो गया। क्या जाएगा इसका? ऑप्शन थर्ड। थर्ड जा रहा है, देख लो, इससे मिला लेना। डी का फर्स्ट है ना, थर्ड में ही है डी का फर्स्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पकड़िए। सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक्ट नोन एज कॉर्पस कैलोसम। नो सर, हाँ सही है। अरे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वो नर्व ट्रैक्ट के थ्रू जुड़ा होता है, सही है। उसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। और दूसरा कह रहा है द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा, पोन्स और सेरिबेलम। मिड ब्रेन। सेरिबेलम होता है। अभी हमने आपको बताया ब्रेन स्टेम क्या होता है। ब्रेन स्टेम देखिए, ब्रेन में नीचे वाला पार्ट ये ब्रेन स्टेम, इसमें ये उभरा हुआ पार्ट होता है, इसे कहते हैं पोन्स। ये हो गया मेडुला ऑब्लंगाटा, और यहाँ के ऊपर होता है मिड ब्रेन। ये तीन चीजें मिलके बना रही है ब्रेन स्टेम। वो कह रहा है सेरिब्रम तो नहीं, गलत है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात, ये नर्व जो ट्रैक्ट है इससे कॉर्पस कैलोसम होता है। देखिए, ये पहली ही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है,
कनेक्टेड बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। क्लियर हो गया? तो पहला पॉइंट तो आपका हो गया करेक्ट और दूसरा हो गया इनकरेक्ट। तो फर्स्ट इज करेक्ट और दूसरा इनकरेक्ट। ठीक है, क्या कह रहा है? स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक्सोनीम, कार्टविल पैटर्न, क्रिस्टी, सेटेलाइट। ये सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। आइए हम इसको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, आपने कहा जब हम लोगों ने पढ़ा था फ्लैजिला और सीलिया, तो फ्लैजिला सीलिया में हम लोगों ने फ्लैजिला में पढ़ा था बीचों बीच का जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें 9+2 अरेंजमेंट रहता है, 9+2 का अरेंजमेंट रहता है यूकैरियोटिक फ्लैजिला में 9+0। हाँ, इसे एक्सोनीम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एक्सोनीम बोलते हैं। 9 और 2 क्या है? 9 होते हैं डबलेट और 2 होते हैं सिंगलेट। ये फ्लैजिला में हम लोगों ने पढ़े थे, ये पढ़े थे, याद आ रहा है? यस सर। अब कुछ नाम हम आपसे पूछेंगे जो आपको बताना है, अगर नहीं बता पाए तो भी ठीक, बता दिया तो भी ठीक। यहाँ पे एक शीट रहती है, इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल। यहाँ पे आपके दो होते हैं, ये इन्हें क्या कहते हैं? सिंगलेट्स। ये दो हैं, इन्हें क्या कहते हैं? डबलेट्स। ये दोनों हैं क्या? माइक्रोट्यूब्यूल्स। सिंगलेट और डबलेट क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके अलावा यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। ये कौन होते हैं? जो इन दोनों को जोड़ रहे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंटर डबलेट ब्रिज। भूल रहे हैं आप लोग? ठीक है, ये जो ऊपर की तरफ होता है इसे क्या कहते हैं? अब आपको ये सब याद रखना है, नहीं याद रख पाएंगे तो दिक्कत है आपकी भाषा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इससे भी ये जुड़े हुए होते हैं, वो क्या होते हैं? सब आप लोगों के हाथों से निकलता हुआ सा दिख रहा है। ये आप देखेंगे, डायग्राम देखेंगे और उसके बाद इसके आंसर्स आप बताएंगे। तब तक हम लोग आते हैं कार्ड व्हील पैटर्न। कार्ड व्हील पैटर्न जो होता है आपने पढ़ा था सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है वो सेंटर होता है, कहते हैं एनिमल्स में मिलता है, और उसमें होती हैं सेंट्रियोल्स। ठीक है, और जो सेंट्रियोल्स होती हैं ये दो होती हैं। ठीक है, यस सर। और हाँ, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होती हैं। ये एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और इनके आसपास का जो एरिया होता है ये असल में कोई कवरिंग नहीं है, ये एक एरिया है। इसे हमने कह दिया है सेंट्रोस्फीयर, और इससे निकलने वाली जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उन्हें कह दिया है एस्ट्रल रेज। अब एक जो ये है इसे कहते हैं सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर जो होता है वो कार्ड व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ ट्रिपलेट्स होती हैं, डबलेट नहीं, यहाँ 3-3 का सेट होता है। ठीक है, और बीच में इसमें कुछ नहीं होता है, प्रोटीन्स का ये कंसंट्रेशन होता है, और यहां से ये रेडियल स्पोक्स के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। मिला? इसके मिले? क्या क्या है? सबसे बाहर की तरफ ये जो कवरिंग है क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये दोनों हो गए डबलेट्स। ये बीच में इंटर डबलेट ब्रिज। ये जो इससे जुड़ा हुआ है ये कौन है? रेडियल स्पोक्स लाइक दिस। ठीक है, और ये हो गए ये क्या है? सेंट्रल शीथ। मिला? ये सब बीच भूले बैठे हो। बीच वाला वो सेंट्रल, ये माइक्रोट्यूब्यूल हो गए सेंट्रल। ठीक है, सिंगलेट है। ये समझ में आई बात? अब ये और ये देखिए दोनों एक से ही हैं, लेकिन इसमें डबलेट्स हैं, इसमें ट्रिपलेट्स हैं, 3-3 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया किसका? सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये किसका हो गया? ये किसका हो गया? फ्लैजिला का हो गया या सीलिया का हो गया। अब आती है बात क्रिस्टी की। चलिए अब हम इसको यहाँ से हटा रहे हैं। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया की ना। क्रिस्टी आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिला था। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है अंदर की तरफ धसी हुई होती है, भैया कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। यस सर। ठीक है, गोल्गी बॉडी को क्या कहते हैं नीचे? उसको सिस्टर्नी होती है वो। हाँ, वो सिस्टर्नी होती है। ये क्रिस्टी होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्रिस्टी। ठीक है, ये जो क्रिस्टी है, अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन है। बताइए कौन सी ज्यादा परमिएबल, कौन सी कम? अंदर वाली ज्यादा अंदर वाली ज्यादा परमिएबल, बाहर वाली कम परमिएबल होती है। में सर बाहर वाली ज्यादा। क्लोरोप्लास्ट में उल्टा होता है, बाहर वाली ज्यादा परमिएबल होती है, अंदर वाली कम परमिएबल। इसमें अंदर वाली होती है, क्लोरोप्लास्ट में बाहर वाली। जी, अब इसके अंदर यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है,
सर्कुलर डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। यहाँ पे राइबोसोम्स भी होंगे, वो भी दोनों में मिलेंगे, 70s टाइप के होते हैं, इसीलिए दोनों को यानी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों को क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स के अंदर सारे एंजाइम क्रेब्स साइकिल के एक को छोड़ के सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस को छोड़ के, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कहाँ मिलेगा, इनर मेम्ब्रेन पे मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, सेकंड कॉम्प्लेक्स होता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस सेकंड कॉम्प्लेक्स होता है। जब फ्यूमरेट को मैलेट में बदलते हैं, फ्यूमरिक एसिड मैलिक एसिड में बदलता है, तब सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस लगता है ना। नहीं, सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में जब बदलते हैं तब वहां पे सक्सिनिक, हाँ तब वो आपका आता है वहां पे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अगर देखा जाए तो पहले कौन सा आता है, फर्स्ट आता है NADH डिहाइड्रोजिनेस, दूसरा सेकंड में पहले, फिर उसके बाद तीसरा आता है, तीसरा का नाम क्या है, साइटोक्रोम BC1, फिर नीचे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, फिर साइटोक्रोम B। वेरी गुड, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आ गया लास्ट वाला, और नीचे वाला ATP सिंथेस, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स। ठीक, गुड। समझ में आ रही बात है नहीं, इनके रिवीजन है, ये आसानी से रिवाइज कर सकते हैं आप इसमें। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो काम होता है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी बनते हैं, अगर खाली क्रेब्स साइकिल की बात करी जाए और एक पायरुविक एसिड की बात करी जाए, एक पायरुविक एसिड है, ठीक है, वो जब अंदर जाएगा तो वो एसिड को एंजाइम ए में बदल जाएगा, और एक एसिड को एंजाइम ए जब घूमेगा तो कितने एटीपी आते हैं क्रेब्स साइकिल में, टोटल 2 ना, नहीं एक GTP हो गया, वो जीटीपी एटीपी सबको मिला के टोटल जीटीपी NADP उन सबको मिला के नेट में आपको कितने एटीपी मिल जाएंगे, नहीं 15 एटीपी मिलते हैं क्रेब्स साइकिल में, 15 मिलते हैं एक के लिए। और चूंकि फोटोसिंथेसिस वहां पे जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, तो इसलिए 15 दूनी 30 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इंटू 2 = 30 हो जाता है। यहाँ से ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तक जाते जाते 8 एटीपी मिलते हैं, टोटल हो जाते हैं 38 एटीपी, 2 ATP और 2 NADH। यस, क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है, जितने भी NADH या FADH हैं उनको कन्वर्ट कर देता है ATP में। NADH से 3 ATP और FADH से 2 ATP बनते हैं। चलो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया खेल खत्म। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने करी, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने करी, कोलिकर ने करी। इसका नाम बायोप्लास्ट किसने दिया था, अल्टमान ने। सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया का याद नहीं रखते हो यार तुम लोग। चलो आगे सैटेलाइट आते हैं, सैटेलाइट के ऊपर। अच्छा सर, एक पायरुवेट से जो पायरुविक एसिड से जो एक पायरुविक एसिड जब क्रेब्स साइकिल के अंदर जाएगा तो 15 एटीपी बनाएगा। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में जाएगा तो 15 बनाए तो 2 गए हैं, 2 जाएंगे तो 30 बनेंगे। 30 यहाँ पे आप क्रेब्स साइकिल को देखिए जो हमने पढ़ा है डिटेल में, हमने पूरा क्रेब्स साइकिल पढ़ा। ठीक है, अब आगे आते हैं। यहाँ एक क्रोमोसोम की बात हो रही है। एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स जिस जगह पे जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर ना कहते हैं ना। ठीक है, और इसके आसपास प्रोटीन के ये कवरिंग होती है काइनेटोकोर। इस काइनेटोकोर से कौन जुड़ते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। सेंट्रोमियर किसको कहते हैं, सेंट्रोमियर बोला तो प्राइमरी कंट्रैक्शन, सेंट्रोमियर की बात कर रहे हो तुम। वहाँ सेंट्रियोल्स होते हैं। मैंने भी क्या बोला, तुमने सेंट्रोमियर बोला। सेंट्रोमियर क्या होता है, सेंट्रोमियर ये तो जुड़ता है हाँ तो सही तो बोला मैंने। वो नहीं, तुमने गलत बोला, तुमने सेंट्रियोल्स बोला था। वो सेंट्रियोल्स है, सेंट्रोमियर है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है ये पूरा होता है, इसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स होती हैं, अभी बताया, और ये सेंट्रोमियर है। ये प्राइमरी कंट्रैक्शन होता है। प्राइमरी कंट्रैक्शन के बाद जब सेकेंडरी कंट्रैक्शन आता है तो क्रोमोसोम में ये सैटेलाइट वाले स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। सैटेलाइट वो जगह है जहाँ पे आपको रिपीटेड डीएनए मिलेगा, जहाँ पे VNTR मिलते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स मिलते हैं, और इसी की वजह से आप क्या कर सकते हो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हो। शायद से रेडियोएक्टिव वो तो प्रोब बन जाता है। हाँ, वहीं पे अगर नहीं, वो तो फिंगरप्रिंटिंग में आगे जाएंगे तब आप उसका एक लेंगे, फिर उसमें आपको हाइब्रिडाइज करेंगे। वो प्रोब लेते हैं रेडियो एक्टिविटी का, फिर हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, फिर उससे देखते हैं कि किसमें कौन सा VNTR हैंग मिल रहा है, उसी के हिसाब से आपकी फिंगरप्रिंटिंग करते हो। खैर, अब आपने पूरी डिटेल ले ली है इन सभी चीजों की। आते हैं एक एक के ऊपर। तो आपको क्रोमोसोम में मिला सैटेलाइट, क्रिस्टी मिल गया माइटोकॉन्ड्रिया में,
कार्डविल लाइक स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल्स हाँ। और एक्सोनियम सीलिया और फ्लैजिला का पार्ट हो गया। क्लियर हो गई बात? इसी के साथ हमारा आंसर कौन सा जाएगा बताइए? आंसर फर्स्ट जाना चाहिए, फर्स्ट है। डी का थर्ड एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। तो फर्स्ट है। अब B फर्स्ट का सेकंड इसमें भी है, इसमें भी है। अरे B बी से लेना पड़ेगा। बी वाला जो है वो कार्डविल स्ट्रक्चर फर्स्ट, डी का फर्स्ट, ये वाला जा रहा है, तो आंसर फर्स्ट जाएगा। क्लियर है? Okay, sir. चल आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 167। यहां पे आपको सीलोम के बारे में बात बता रहे हैं कि सीलोम कैसी क्या होगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उससे पहले आप सीलोम के बारे में यहां पढ़ लीजिए। देखिए ये 2025 के पेपर में भी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। 2026 में हो सकता है आ जाए, और 2024 में फिर से देख लीजिए। सीलोमेट्स जो होते हैं, ए सीलोमेट्स और स्यूडोसीलोमेट्स, तीन तरीके के एनिमल्स होते हैं। अगर सीलोम बिल्कुल भी नहीं मिलती है तब उन्हें कह देते हैं ए सीलोमेट। सीलोम क्या होती है? ये बॉडी कैविटी होती है। जैसे अगर आप कहें कि आपकी जो खाने वाला पोर्शन है, आपने मुंह से खाया खाना, तो ये पेट से होके जा रहा है, तो ये खाने वाला पोर्शन आपका ये हो गया, ये पेट में चला गया, और फिर इसके बाद इंटेस्टाइन वाला हो गया, ये हो गया। लेकिन आप देखें कि आप ये सारी चीजें भी किसी एक कैविटी के अंदर हैं, तो ये जो कैविटी है, इस कैविटी को हम सीलोम कह देते हैं। इन बीच की जो कैविटीज है हम सीलोम कहते हैं। ये सीलोम बनती कैसे है? जब आपकी ओरिजिन हो रही होती है तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीन डर्म होती हैं। अगर आपकी जर्म लेयर एक्टोडर्म और मेसोडर्म ही है और एंडोडर्म है, ठीक है, इनमें से कोई भी स्प्लिट नहीं हो रही है, किसी में कुछ कोई गैप नहीं है, तब तो ये ए सीलोमेट कंडीशन कहलाएगी। जब मेसोडर्म जो होती है उसमें स्प्लिट हो जाती है वो दो पार्ट में पूरी की पूरी, तो यहाँ एक कैविटी बन गई, ये सीलोमेट, तो इन्हें सीलोमेट कह देते हैं। लेकिन जब ये मेसोडर्म पैचेस की फॉर्म में होगी तब इसे स्यूडो सीलोमेट कहेंगे। ठीक है? और यही वाला क्वेश्चन पूरा उन्होंने फ्रेम करा था कहानी के तौर पे। आता है लड़के ने देखा है, उसको ये भी मिला, बताओ क्या होगा, तो वो 2025 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। तब इसे स्यूडो सीलोमेट कहेंगे। स्यूडो सीलोमेट सिर्फ और सिर्फ किस में देखा गया है? एस्कियलमेंथीज में देखा गया है। एस्कियलमेंथीज से पहले सारे ए सीलोमेट होते हैं, एस्कियलमेंथीज के ऊपर सारे सीलोमेट होते हैं। ठीक है, बात ही खत्म हो गई। यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, चाहिए पढ़िए चाहिए ना पढ़िए, आपने सिर्फ यहाँ पे पढ़ा स्यूडोसीलोमेट, एस्कियलमेंथीज, एस्कियलमेंथीज से पहले ए सीलोमेट, इसके बाद सीलोमेट। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनिलिड्स आर ट्रू सीलोमेट्स। एनिलिड्स जो होते हैं वो ट्रू सीलोमेट्स होते हैं? नहीं। क्या एनिलिडा में सीलोम नहीं, ट्रू सीलोमेट तो होते हैं? एस्कियलमेंथीज आर ए सीलोमेट्स। नहीं, गलत है। नहीं है। पोरीफेरेंस आर स्यूडोसीलोमेट्स। नहीं, गलत है। ये भी गलत है। प्लैटिनमेंथीज आर स्यूडोसीलोमेट्स। ये भी गलत है। थर्ड वाला। तो ओनली वन इज करेक्ट और ये जाएगा थर्ड। क्लियर है? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं? चलो, बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not steroid hormone? देखिए, कॉर्टिसोल। आप लोगों ने हार्मोन्स का जब एक्शन पढ़ा है तो हार्मोन्स का एक्शन दो तरीके से पढ़ा है। या तो हार्मोन सेल के सरफेस के ऊपर जाएगा या हार्मोन सेल को क्रॉस करता हुआ अंदर चला जाएगा। यह हार्मोन एक्शन है। अगर हार्मोन्स बने होते हैं किसके? स्टेरॉइड्स के, तो वो अंदर चले जाते हैं और उनके रिसेप्टर होते हैं न्यूक्लियस के पास में। और अगर हार्मोन स्टेरॉइड्स के अलावा कहीं है वो सरफेस पे रहेंगे, उसके रिसेप्टर यहाँ रहेंगे हार्मोन्स के। तो जब रिसेप्टर यहाँ है तो उन्हें सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ती है। इन्हें क्या पड़ती है? सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ती है अगर वो सरफेस पे है। अगर अंदर चले जा रहे हैं तो उन्हें सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रख लीजिएगा। सेकेंडरी मैसेंजर कौन होता है? साइक्लिक एएमपी होता है। ठीक है, साइक्लिक एएमपी एज अ सेकेंडरी मैसेंजर काम करता है। ठीक है, आइए अब इधर आते हैं। हार्मोन्स को क्लासिफाई किया गया है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन में, स्टेरॉइड हार्मोन में, आइडोथायरोनिन्स और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स में। अब
पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में आपको पता है, इंसुलिन को आप पढ़ के आए हो बायोटेक्नोलॉजी में, आपने कहा है कि ए चेन होती है, बी चेन होती है और दोनों चेनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ देते हैं, तो ये तो प्रोटीन ही होता है ना। तो ये प्रोटीन हो गया। ग्लूकेगॉन इसी का भाई है, इंसुलिन ग्लूकेगॉन दोनों कहाँ से निकल रहे हैं? पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज की अल्फा सेल से निकल रहा है ग्लूकेगॉन, बीटा सेल से निकल रहा है इंसुलिन, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकल रहा है वो सारे पिट्यूटरी हार्मोन हो गए, जैसे LH, FSH, ठीक है, हाँ, हाइपोथैलेमिक GnRH वगैरह, ये सब आपके कौन से हो गए? पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन। सर वैसोप्रेसिन, ऑक्सीजन सब तो सब इसी में। अब आ जाइए इधर, स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड में कॉर्टिसोल हो गया, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, स्टेरॉइडल और प्रोजेस्टेरोन, ठीक, एस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरोन, ये आपके हो गए किसमें? तो बर्थ हार्मोन कहते हैं ना, ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन, बर्थ हार्मोन, लव हार्मोन भी बोलते हैं। आइडोथायरोनिन्स, ये ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन, ठीक है, T3, T4 थायराइड हार्मोन होते हैं। एमिनो एसिड डेरिवेटिव में एपिथाइरोड हो गया। अरे सर कैल्सिटोनिन कहाँ से निकलता है? कैल्सिटोनिन भी आपका थायराइड ग्लैंड से ही निकलता है। यस, कि क्या करता है? एंटागोनिस्टिक होता है किसके? पैराथायराइड। पैराथायराइड बढ़ाता है और कैल्सिटोनिन कम करता है। अब आप यहाँ पकड़िए कौन सा स्टेरॉइड नहीं है? ग्लूकेगॉन। तो ग्लूकेगॉन प्रोटीन हार्मोन है, सीधा सीधा पता ही है आपको, प्रोटीन हार्मोन है, तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। इसका आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। ग्लूकेगॉन जो है वो नहीं, और बाकी सारे स्टेरॉइड हैं। हाँ, बाकी अब आप ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन उसने ये पूछा है तो क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी पूछ सकता है, तो ये पॉइंट आपको पकड़े हुए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कह रहे हैं इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्पर्मिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। सही बात लिखी है। इसके बाद दूसरी बात कह रहे हैं द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय सिंपल कॉलुमिनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश एपिथेलियम, ए सही है, बी गलत है। सही तो है, क्यूबॉइडल होता है, क्यूबॉइडल होता है। हां, आइए पहले आप थोड़ा सा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखिए, उसके बाद बात करते हैं। देखिए एक जो नेफ्रॉन होता है, सही बोल रहे हैं, एक जो नेफ्रॉन होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से 169 का थर्ड है, ए सही, आप बी सही, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं? ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। यस सर, इसमें ये एफरेंट आर्टीरियोल होती है, Yes, sir. ये ग्लोमेरुलस बनाती है, ये इफरेंट आर्टीरियोल यहाँ से निकलती है, ये पतली होती है, ये मोटी होती है, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बनाएगी, नीचे वहां से रखता है, और ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क आगे जाके मिल जाएगा यहाँ पे, और ये इसके पैरेलल में चलेगा, इसे वासा रेक्टा कह देते हैं। काउंटर ये आपका हो गया वुमेन्स कैप्सूल, हां सर, ये हो गई पीसीटी, ये हो गया LOH लूप ऑफ हेनले। एक descending लूप ऑफ हेनले के दो लूप हो गए, एक तो ये नीचे डिसेंडिंग हो गया, दूसरा वाला एसेंडिंग। डिसेंडिंग वाला जो होता है इसमें वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का नहीं होता है। एसेंडिंग में ये इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या सही बोल रहे हैं? वाटर के लिए इम्परमिएबल, ये वाटर के लिए परमिएबल होता है। डिसेंडिंग वाला वाटर के लिए परमिएबल होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल नहीं होता है। एसेंडिंग वाला इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल होता है, वाटर के लिए परमिएबल नहीं होता है, ठीक है। फिर ये आ जाती है DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर इसके बाद आ जाती है कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला जो होता है ये क्यूबॉइडल होती है, कॉलुमिनर होती है, ये क्यूब लाइक होती है, वो कह रहा है कॉलुमिनर एपिथेलियम, तो वो ये बात गलत कह रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे फ्लैजेला वो आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेगी। तो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे 60 to 70% रीअब्जॉर्प्शन यही होता है, ठीक है। पीसीटी में जितना भी रीअब्जॉर्प्शन है वो 60-70% यही होता है। तो ये याद रखिएगा, डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, पानी रीअब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही होती है। असेंडिंग लिम्ब में जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब होते हैं, जिससे कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रही है। यानी यहाँ पे जो है वो 1200 मिली ऑस्मोल होती है, ऊपर से 300 शुरू होती है और यहाँ 1200 मिली ऑस्मोल रह जाती है, फिर कम हो जाती है, फिर ऊपर कम हो जाती है। यानी हाइपोटोनिक, फिर हाइपरटोनिक, फिर आइसोटोनिक, और फिर यहाँ से हाइपरटोनिक, 4 टाइम्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेट निकलती है जहाँ फिल्ट्रेट से। याद आया? सारी चीजें याद आ गई? 4 टाइम तो 1200 ही होगी सर।
4 टाइम्स ज़्यादा कंसंट्रेट करती है उधर फिर, क्योंकि यूरिन भी तो वहां से रीअब्जॉर्ब होती है, उससे भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। अच्छा, वहाँ कंसंट्रेशन और बढ़ जाती है। देख लीजिए ये लिखा हुआ है भाई, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, वहां क्या कह रहा था, कॉल्यूमिनल कह रहा है, ठीक है। 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट यही रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। साथ ही साथ मेंटेन करती है पीएच को, आयनिक बैलेंस को। सेलेक्टिव सिक्रेशन किसका करती है, हाइड्रोजन आयन का, अमोनिया का फिल्ट्रेट में, और रीअब्जॉर्प्शन करती है HCO3- का। इसके अलावा लूप ऑफ हेनले की बात करी जाए तो जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है ये परमेबल होता है वाटर के लिए, बट इम्परमेबल है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, यही बता रहे थे अभी हम आपको। और इसका जो उल्टा है दूसरा क्या हो गया, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, वो क्या करेगा, अलाउ इम्परमेबल है वाटर के लिए, और अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली। ठीक है। कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का क्या काम है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, उसमें भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन की बात यहाँ पे होती है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन सोडियम आयन का होता है और वाटर का होता है। साथ ही साथ ये रीअब्जॉर्प्शन करती है HCO3- का, और सेलेक्टिव सिक्रीशन करती है हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन का, pH बैलेंस में। ठीक है। हाँ, सोडियम पोटेशियम बैलेंस भी यहीं से बनेगा। NH3 को भी यहाँ से सिक्रीट करेगी। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर और क्वेश्चन का आंसर पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट तो कह रहा है कि डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो क्या कर रहा है, वो इम्परमेबल है वाटर के लिए। हाँ, डिसेंडिंग लिम्ब इम्परमेबल है, नीचे जाने वाला तो परमेबल होता है, तो ये तो गलत हो गया। और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो कह रहा है सिंपल कॉल्यूमिनर ब्रश बॉर्डर, ये भी गलत हो गया। फोर्थ जाएगा इसका, तो क्या जाएगा इसका, थर्ड है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, है ना। यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर। समझ में आ गई बात। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 169 के बाद 170। देखिए यहाँ पे कुछ डिजीजेस की बात कही गई है, क्योंकि ये डिजीजेस की बात है तो हमने कहा सारी डिजीजेस एक साथ दे देते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पूरा एक कंपाइल करके यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको, शुरू करते हैं। चलिए, तो फिर ये डिजीजेस को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। आपने कहा कि जो डिजीज थी वो बैक्टीरियल डिजीज होती है, ठीक है, वायरल डिजीज होती है, प्लाज्मोडियम वाली होती है यानी प्रोटोजोवन डिजीज, इसके अलावा फंगल डिजीज भी होती है, ठीक है। तो एक एक करके डिजीज के ऊपर आते हैं। यहाँ पे कुछ पहले तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको ये डिजीज दी हुई है और उसको मिलाना है कि उसमें कौन कौन सी चीजें क्या क्या होती हैं। एक बार आप चाहिए तो लगाना चाहिए तो लगा लीजिए, क्वेश्चन आंसर हम बाद में बताते हैं, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये क्या कॉज करता है, ये टाइफॉइड कॉज करता है, ठीक है, ये टाइफॉइड फीवर कॉज करता है। और these pathogens generally enter the intestine through food and water। तो किस तरीके से कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू ये हमारे अंदर जाएगा और पूरे ऑर्गन्स में फैल जाएगा। सबसे पहले होगा क्या, सस्टेन्ड हाई फीवर रहेगा, लगातार बना रहेगा 39 to 40 डिग्री, वीकनेस आएगी, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा और सम कॉमन सिम्टम्स यही, ठीक है। इसके अलावा सीवियर केस में जो होता है वो डेथ भी हो सकती है, ठीक है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो सकता है, इंटेस्टाइन में परफोरेशन भी हो सकता है सीवियर केस में। टाइफाइड को किस तरीके से हम कंफर्म करते हैं, कौन सा टेस्ट करके डॉक्टर क्या कहेगा कि टाइफाइड हुआ है, तो विडाल टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। तो एक क्लासिक एग्जांपल है मैरी मिलन का, तो उनको कहते थे, निक नेम है उनका टाइफाइड मैरी। इन्होंने लगातार जो है टाइफाइड इनको था और ये पेशे से क्या थी, कुक थी, और ये लगातार सर्व करती रही 2 साल तक, सेवरल ईयर्स तक इन्होंने जो है वो फूड लोगों को दिया और फैलाया टाइफाइड। हॉस्टल वाले बच्चों की। इसके अलावा एक और डिजीज है जिसका नाम है निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा से ये होती है। और ये करते क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जाके ये इन्फेक्ट कर देंगे एल्वेली को, और उसके एल्वेली में क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा, ठीक है। और जब पानी भर जाएगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो होंगी नहीं, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, ठीक है। सिम्टम्स इसमें क्या आएंगे आपके, इंक्लूड होता है इसमें फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, ये सिम्टम्स निमोनिया के। हाँ, आप जो नाखून है वो कैसे पड़ जाएंगे, नीले पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिप्स और फिंगर्स जो हैं वो मे टर्न ग्रेइश टू ब्लू हो जाएंगे कलर में। एक हेल्दी पर्सन को ये कहाँ से मिलेगी, हेल्दी पर्सन को ये डिजीज कैसे मिलती है,
हेल्दी पर्सन को ये डिजीज मिलती है इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स और एरोसॉल्स रिलीज फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे हम इन्फेक्टेड हैं, ये पीछे बैठे हुए खांस रहे हैं, और अगर इनको निमोनिया होगा तो आपके आसपास वाले जो हेल्दी लोग हैं उनमें ये पहुंच जाएगा हवा के थ्रू, ठीक है। तो एयरबॉर्न हो गई। इसके अलावा ये ग्लासेस या यूटेंसिल्स से भी हो सकती है, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन के। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल डिजीज में नाम आते हैं, जैसे डिसेंट्री हो गया, प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, ये सब आपके बैक्टीरियल डिजीज के नाम हो गए, ठीक है। अभी हम लोग इसी में ही डिस्कस करेंगे डिप्थीरिया, प्लेग और डिसेंट्री के बारे में भी थोड़ा थोड़ा। इसके अलावा जो है वायरल डिजीज की बात करते हैं। वायरल डिजीज में जो पहला होता है राइनो वायरस, जो होता है वो रिप्रेजेंट वन ऑफ सच ग्रुप ऑफ वायरसेस व्हिच कॉज द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स। जैसे कि आपका हो गया कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड किससे होता है? राइनो वायरस से। अभी हम लोगों ने पढ़ा था रेट्रो वायरस के बारे में। रेट्रो वायरस क्या करता है, उसका यूज कहाँ करते हैं? ट्यूमर। इसके अलावा एक और रेट्रो वायरस है, वो कौन है? एड्स। यस। इसके अलावा एड्स जो होता है, HIV वायरस जो है वो रेट्रो वायरस है। तो इन्फेक्ट करता है, ये कैसे होता है? कॉमन कोल्ड इन्फेक्ट करता है हमारी नोज को, ठीक है, और रेस्पिरेटरी पैसेज को, बट लंग्स को नहीं करता, यानी कि ऊपर ऊपर रहेगा, ठीक है। आपने जो डिजीज है वो यहाँ लंग्स तक नहीं जाएगी, ऊपर ही ऊपर रहेगी, ठीक है। इसमें होता क्या है भाई, आपने जुकाम की बात हो रही, क्या होता है? नेजल कंजेशन होगा, ठीक है। इसके अलावा डिस्चार्ज होगा, सोर थ्रोट हो सकता है, हॉर्सनेस हो सकती है, कफ हो सकता है, हेडेक होता है, टायर्डनेस होती है। कब से कब तक रहेगा? 3 से 7 दिन तक ये आपको रहेगा। कैसे फैलता है? जो ड्रॉपलेट्स हैं आपकी छींकने बिल्कुल जैसे निमोनिया फैल रहा है, बिल्कुल वैसे ही ये होता है, ठीक है। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ 2, कुछ प्रोटोजोआ से होने वाली भी डिजीजेस हैं। जैसे आ गया नाम आपका कौन सा? मलेरिया। जो मलेरिया है वो किससे होगी? मलेरिया होती है प्लाज्मोडियम से, और प्लाज्मोडियम के कितने वेरिएंट्स हैं? वाइवेक्स, मलेरिया और फैल्सिपेरम। इसके अलावा एक और भी है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, और एक और है चौथा, जिसका नाम आप बताएंगे। फेटल वाली है वो तो। नहीं, ये तो फैल्सिपेरम वाली है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम सबसे ज्यादा नुकसानदेह होती है और ये मार भी सकती है, ठीक है। अब आते हैं कि इसका लाइफ साइकिल कैसे होता है। सबसे पहले आप लोग इसका डायग्राम देखें लाइफ साइकिल का। ये है 2 होस्ट होते हैं। अच्छा सर, हम लोग सबसे पहले क्या होता है, मॉस्किटो आपको बाइट करता है, हाँ, और मॉस्किटो जब आपको काटता है तो अपनी सलाइवरी ग्लैंड से स्पोरोजोइड्स आपके अंदर डाल देता है। क्या डाल रहा है? स्पोरोजोइड्स। तो जो आपका मच्छर है, मच्छर का नाम क्या है? फीमेल एनोफिलीज, ठीक है। एनोफिलीज मॉस्किटो है, और ये फीमेल वाला। मेल वाला क्या करता है? मेल वाले को खाना कहाँ से मिलता है? मेल वाला जो होता है वो नेक्टर को चूसता है, प्लांट्स के नेक्टर को। फीमेल वाली बाइट क्यों कर रही है? ये भी तो नेक्टर चूस सकती है, ये बाइट क्यों कर रही है? इसको इसके एग्स को डेवलप करने के लिए चाहिए है न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा, तो ये वहां से लेगी खून से। ये स्पोरोजोइट्स पहुंचेंगे पहले आपके लिवर में, और लिवर की सेल्स को डैमेज करेंगे। फिर उसके बाद वहां से सेल्स जब टूटेंगी तो उसके अंदर से जो निकलेंगे, यहाँ पे क्या कर रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। फिर ये पहुंचेंगे हमारे आरबीसीज में, और फिर ये आरबीसीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और आरबीसीज में जाने के बाद ये आरबीसीज को जब तोड़ते हैं तो आरबीसीज का जो हीमोग्लोबिन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीमोजोइन। ये एक टॉक्सिक है केमिकल जो हमारे लिए नुकसानदेह है, और हमें रिकरेंट चिल्स और फीवर्स इसी में होता रहेगा। अब ये जो निकले हैं इसके अंदर से वो गैमेटोसाइट्स निकले, इसके मेल फीमेल गैमेटोसाइट्स। जब कोई दूसरा मॉस्किटो फीमेल एनोफिलीज हमें बाइट करेगा तो ये गैमेटोसाइट्स फीमेल और मेल वाले उसके अंदर स्टमक में चले जाएंगे, और स्टमक में जब ये जाएंगे तो वहां फर्टिलाइजेशन होगा गट के अंदर, और गट में फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्पोर्स बनेंगे वो स्पोर्स इसके वॉल से होते हुए सैलिवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएंगे जाके वापस, और वापस से स्टोर होके जब ये दूसरे को इम्पैक्ट करना होगा तो ये फिर काटेगा, तो ये उसके सैलिवरी ग्लैंड से फिर से। मेन होस्ट कौन होगा? मॉस्किटो। अब यहाँ पे आपने देखे 2 होस्ट हो गए, एक तो हो गया मॉस्किटो होस्ट और दूसरा हो गया ह्यूमन होस्ट। अब इसमें आती है बात प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। वो होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्राइमरी होस्ट वो होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे आपका हो गया मच्छर यहाँ पे,
ठीक है सर। और सेकेंडरी होस्ट वो होते हैं जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे हम हो गए यहाँ पे ह्यूमंस। क्लियर है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहीं पे तो होगा मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू। हाँ हाँ ठीक है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फर्टिलाइजेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आई बात? तो वो कह रहा है हीमोजोइन क्या है? हीमोजोइन एक टॉक्सिक केमिकल है जो रिस्पॉन्सिबल है चिल्स के लिए। ठीक, अगर आपको पढ़ना हो तो ये पढ़ सकते हैं, वैसे हमने सारी चीजें समझा दी हैं। अगर आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटी का ये पूरा पैराग्राफ है, पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवन है जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोरिटिका। ये भी एक प्रोटोजोवन पैरासाइट है जो लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर जाएगा। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन में ये रहेगा और जो डिजीज कॉज करता है उसका नाम है अमीबिक डाइसेंट्री या अमीबियासिस। ठीक है, इस डिजीज में होता क्या है? सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड्स कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल्स और एक्सेस म्यूकस विद ब्लड क्लॉट्स। ठीक है, ये भी निकल सकता है। इसको कॉज कौन करता है? जो हाउस फ्लाइज हैं वो कैरी करेंगी इसके ट्रांसमीटर के तरह का। जैसे वहां पे ट्रांसमिट कौन कर रहा था? वेक्टर का काम कर रहा था मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो था? एनाफ्लीज मॉस्किटो। यहाँ पे आपकी हाउस फ्लाई होगी, ये फीकल मैटर और सबको इससे कंटामिनेट कर देंगी। ठीक है, हाँ, एडीज डेंगू का है, फाइलेरियासिस का है। ठीक है, अब आते हैं तो ये हो गया आपका कौन से प्रोटोजोआ। क्लियर है? बचने का तरीका तो अभी लास्ट में आपको सारे बचने के तरीके एक साथ बता दिए जाएंगे। हाँ, अब आती है एस्केरियासिस और वुचेरिया से फाइलेरियासिस। तो एस्केरियासिस जो है वो एस्केरिस से होता है जो कि राउंड वॉर्म है। वुचेरिया फाइलेरियल वॉर्म है। ठीक है, अब ये दोनों हेलमेंथ्स है, तो हेलमेंथ्स से होने वाली डिजीज ये कहलाएंगी कौन कौन सी? एस्केरियासिस और फाइलेरियासिस। एस्केरिस में क्या? अब एस्केरिस जो होता है वो क्या करता है? एस्केरिस इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, कॉज एस्केरियासिस। इसमें सिम्टम्स में क्या होगा? इसकी डिजीज में इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर होगा, फीवर होगा, एनीमिया होगा और ब्लॉकेज होगा इंटरनल इंटेस्टाइनल पैसेज का। ठीक है, जो हमारे अंदर जा रहे हैं इसके जो कॉस्टिव एजेंट हैं वो इसके एग्स हैं। ठीक है, ये हमारे अंदर जाएंगे एक्साकेंथ लार्वा के तरीके से मिट्टी वगैरह खाने में हो जाते हैं, तो एक्साकेंथ लार्वा होता है वो हमारे अंदर जाएगा। ये एग्स हमारे अंदर जाएंगे कैसे? जो लोग बच्चे मिट्टी खा लेते हैं, कुछ लड़कियां जो होती हैं, हमारे स्कूल में भी हमने देखा कि लड़कियां होती हैं वो मिट्टी खा जाती हैं, साथ ही जो कुल्हड़ होते हैं, चाय के कुल्हड़, उनको भी वो खा जाते हैं। कुछ कुल्हड़ जो होते हैं वो पूरी तरह से पके हुए नहीं होते हैं, तो उनके अंदर वो एग सर्वाइव कर रहे हैं, वो खा गए। बच्चे भी कुल्हड़ खा जाते हैं, मिट्टी जो उसकी होती है वो खा जाते हैं। तो वो पहुंच गया है कंटामिनेटेड सॉइल, वाटर, प्लांट्स, इन सब से पहुंच गया हमारे अंदर, और वो एग जो थे वो आगे डेवलप कर जाएंगे। इसके अलावा आपने सही से सब्जियों को धो के नहीं खाया है, और बहुत सारा वो बनने के बाद भी, टॉयलेट्स बनने के बाद भी लोग जाते हैं खेतों में, तो वहां से ये लेके आ जाएंगे आप वापस वेजिटेबल्स के थ्रू, और उसको ऐसे बढ़िया सा कह रहा है, अरे गाजर ही तो है, ऐसे ऐसे अपना घिसा, अपना खाली गाजर, तो एग्स भी साथ में चलेगा और एस्केरियासिस हो सकता है। इसके अलावा आता है वुचेरिया। ठीक है, जो वुचेरिया है वो वुचेरिया के भी दो वेरिएंट्स हैं, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुचेरिया मलाई। ठीक है, ये दो हैं। ये क्या करेगा? ये फाइलेरियासिस कॉज करता है। इसमें होता क्या है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन ऑर्गन्स विच दे लिव। यहाँ पे उसके जो वो है वुचेरिया फाइलेरियल वॉर्म, जहां रहेंगे वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सूजन आ जाएगी। यूजुअली लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं लोअर लिम्स के, और जो डिजीज है उसका नाम है एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस। क्लियर? जेनाइटल ऑर्गन्स आल्सो अफेक्टेड हो जाते हैं यहाँ पे, तो ग्रॉस डिफॉर्मिटीज यानी पूरी पूरी डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, और ये शायद से रात में ही। हाँ, अगर इसका टेस्ट की बात करी जाती है तो फाइलेरियासिस का जो टेस्ट होता है वो रात में होता है। फाइलेरिया का टेस्ट क्यों होता है? क्योंकि जो दिन में जो ये वॉर्म्स हैं ये नीचे की तरफ चले जाते हैं, फाइलेरिया वॉर्म हमारी बॉडी के अंदर, और रात में ये उठ के ऊपर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि मच्छर जो है वो रात में काटेगा, तो इनका कुछ ऐसा एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हुआ है कि जब मच्छर काटेगा तो ये रात में ही ऊपर आएंगे, मच्छर काट के इधर से उधर लिए जाएगा। एडीज मॉस्किटोज का जो है वो कौन है? क्यूलेक्स लिखा है इसमें। क्यूलेक्स लिखा है, क्यूलेक्स लिखा है, क्यूलेक्स आपने लिखा है। हाँ, तो क्यूलेक्स होगा। एडीज तो उसका है डेंगू का, डेंगू का है और चिकनगुनिया का। ठीक,
इसके बाद आती है हमारी फंजाई। फंजाई के 3 जनरा हैं, माइकोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन। ठीक है, ये फंजाई के 3 जनरा हैं जो रिस्पॉन्सिबल होंगे। आपने देखा होगा जो डैंड्रफ वगैरह होता है, ठीक है, जो हाँ, तो वो रिंग वॉर्म है, ठीक, वो रिंग वॉर्म के थ्रू होता है। तो ये आपको डिजीज के कुछ सिम्टम्स है, जैसे ड्राई स्किन हो जाएगी, स्केली लीजन्स हो जाएंगे, ठीक है, सच एज स्किन, नेल्स, स्कैल्प्स, इन सब पे जो है वो हो जाएंगे। मेन सिम्टम्स क्या रहते हैं, यही है इस डिजीज के मेन सिम्टम्स। दीज लीजन्स आर अकम्पनीड बाय इंटेंस इचिंग, खुजली वगैरह मचेगी। ठीक है, कैसे ये सरवाइव करता है, हीट और मॉइस्चर। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जब उंगलियां होती हैं, पैरों की उंगलियां, वो अपने जूते पहने हुए हैं, पूरा पूरा दिन जूते पहने हुए हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो घूम रहे हैं जूते पहने हुए, लगातार उन्हें काम करना है, जॉब पे हैं, वो जूते पहने हुए हैं, तो क्या होगा, तो उनके यहाँ पे पसीना मरने लगता है, पसीना आते 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 यहाँ पे उनके फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही लोगों की बगलों में इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जो सफाई नहीं रख रहे हैं, तो हीट और मॉइस्चर की वजह से ये ग्रो कर जाएंगे। रिंगवॉर्म जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल बाय यूजिंग टॉवल्स। आपने किसी दूसरे की टॉवल ले ली है, अंडरगारमेंट्स पहन लिए किसी के, तो इसीलिए अवॉइड करें, अपनी टॉवल रखें, अपना कंघा रखें, अपने अंडरगारमेंट्स अलग रखें, सारे कपड़े वगैरह। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब कैसे बचा जाए, उसके लिए ये बातें आती हैं। कैसे बचा जाए, बचने का तरीका है मेंटेनेंस पर्सनल और पब्लिक हाइजीन। सफाई रखेंगे तभी आप बच सकते हैं इससे। ठीक है, अच्छा खाना खाएंगे, सब्जियां धो के खाएंगे। पब्लिक हाइजीन इंक्लूड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। जब आप कभी कचरा फेंकें तो ये नहीं कि नाली में फेंक दिया, जो कचरा पेटियां हैं उन्हीं में डालें कचरे को। ठीक है, इसके अलावा पीरियोडिक क्लीनिंग करें वाटर रिजर्व की, जैसे आपकी टंकी वगैरह है, छत में टंकी रखी हुई है, तो उसको सफाई भी करना होती है, ये भी पता होना चाहिए। पता चला साफ ही नहीं करी कई दिनों से, उसमें फंगल लग गई, अंदर फंगस हो गई या वो एल्गी आ गया, अब आप खा रहे हैं वही सारी चीज़ें गंदगी। ठीक, पूल्स में जो जा रहे हैं आप, तो वहाँ पे भी अगर पानी चेंज नहीं हो रहा है, जो आपके पूल्स हैं, तो उसमें भी दिक्कत है। अब इसमें क्या होता है, दीज मेजर्स आर पर्टिकुलरली एसेंशियल्स फॉर द इन्फेक्शियस एजेंट एंड ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर सच एज टाइफॉइड, अमीबियासिस और एस्केरियासिस। तो ये वाली चीजें तो उनके लिए हो गई, किसके, जो आपके खाने पीने गंदगी से फैल रहे हैं, खाने गंदी गंदा खाने से। लेकिन अब जो एयरबॉर्न डिजीज है सच एज निमोनिया और कॉमन कोल्ड, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। निमोनिया और कॉमन कोल्ड तो आपका कोई पर्सन है, जैसे अभी यही खांसे जा रहे हैं, तो इनसे, हाँ, इनसे दूर रहे। जो आदमी निमोनिया वाला है उससे थोड़ा सा दूरी बरकरार रखें, घुसे ना उसके। ठीक है, ना ही उसके बर्तनों में खाना खाएं, ना ही उसके कमरे में ज्यादा देर तक बैठें, दूर से ही बात करें, उसका कमरा अलग कर दें। जब तक वो सही नहीं होता है, खाना पीना दूर से रहना चाहिए, उसके बर्तन भी अलग हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। लेकिन अब बात आती है मच्छर की, कि भाई साहब मच्छर से निकल के हो रहा है, जो मच्छर से हो रहा है कॉज, तब कैसे होगा। मच्छर से बचने के लिए क्या करेंगे, आयरन मैश जाली का यूज करेंगे, लोहे की जालियां लगा लेंगे। हाँ, अब जहाँ पे पानी है, पानी को इकट्ठा ना होने दे, कहीं पानी अगर इकट्ठा है तो वहां पे मछली डाल देंगे जिसका नाम है गैम्बूसिया, पॉन्ड्स वगैरह में डाल देंगे, ये मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है। ठीक है, स्प्रे करेंगे इंसेक्टिसाइड्स का। ठीक है, इन एडिशन क्या कर सकते हैं, डोर्स और विंडोज को भी आप आयरन मेश वाले ले सकते हैं। चिकनगुनिया वगैरह से भी बचाव इसी पे, एडीज करता है। हाँ, चिकनगुनिया जो है वो एडीज मॉस्किटो से होता है, फैलता है, तो ये एडीज मॉस्किटो जो है वो वेक्टर बॉर्न है। तो यस सर। अब बात आती है यहाँ पे द एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजिकल साइंस, ये सारी चीजें हो गई, हो गया निमोनिया, वैक्सीनेशन की बात आ गई। तो वैक्सीनेशन भी लगाया जाता है, किस किस के लिए वैक्सीनेशन है, पोलियो के लिए है, डिप्थीरिया के लिए है, निमोनिया के लिए, टिटनेस के लिए। ठीक है, साथ ही साथ स्मॉल पॉक्स के लिए भी, इनके लिए आप वैक्सीनेशन का भी यूज कर सकते हैं। मतलब जो आपने ऊपर डिजीज देखी उसमें वैक्सीन किसमें यूज हो सकती है, स्मॉल पॉक्स हो गई, पोलियो हो गया, डिप्थीरिया हो गया, निमोनिया हो गया और टिटनेस हो गया, इसके वैक्सीन आ रहे हैं। अब वैक्सीनेशन का क्या होता है तरीका, वैक्सीनेशन जो होते हैं, वैक्सीन कैसे आपको इम्यूनिटी देती है, तो आपने कहा वैक्सीन क्या होती हैं,
वैक्का वर्ड किससे लिया, काउ से लिया गया था ना, काउ से बना था स्मॉल पॉक्स के जो डिजीज थी। तो वैक्सीन जो होती हैं वो या तो मरे हुए पैथोजन होंगे, हाँ। या उनके टॉक्सिन्स होंगे, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना हुआ कुछ पार्ट होगा। ठीक है, ये 3 तरीके की वैक्सीन हो सकती है। क्या करते हैं हम अपनी बॉडी को, क्योंकि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को डेवलप करना होता है उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट में। जैसे मान लीजिए पोलियो के अगेंस्ट में करना है। अब पोलियो जो होता है उसमें ओरल आपको पिलाई जाती है पोलियो ड्रॉप। वो जो पोलियो ड्रॉप है असल में वो उसमें वायरस है जो पोलियो को कॉज करेगा। ठीक है, वो वायरस मरा हुआ है जो कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वो है बिल्कुल वैसा ही जैसे कि ओरिजिनल वायरस होता है, जैसे पोलियो होता है। जब आपने उसे पिया तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट में क्या डेवलप कर लेती है, एंटीबॉडीज। ठीक है, तो इम्यूनिटी डेवलप हो गई। इस इम्यूनिटी का क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, हमारी बॉडी ने पैसिवली इसे ले लिया। एंटी वेनम डायरेक्ट नहीं, एक्टिव और पैसिव का मतलब ये होता है, पैसिव का मतलब हमारी बॉडी को हमने जबरदस्ती करवाया। एक्टिव का मतलब बॉडी ने डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई कॉमन कोल्ड के और उसके अगेंस्ट में अपने आप से बना ली, तो ये एक्टिव और पैसिव होती है। वैक्सीनेशन एक पैसिव इम्यूनाइजेशन और जैसे एंटी वेनम और टेटनस में, हाँ वो पैसिवली है, वो भी पैसिव है। अच्छा, एंटी वेनम पैसिव में है, बिल्कुल। ठीक है, एंटी वेनम जो आप ले रहे हो अभी जो आ रहा है वो पैसिव इम्यूनिटी का ही एग्जांपल है, क्योंकि आपने उसे क्या करा है, बाहर से बना के डायरेक्ट डाला हुआ है। टिटनेस की वैक्सीन है, वो भी कोलेस्ट्रॉम जो है वो आपके अंदर से डाला है, पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, वो भी पैसिव है। ठीक, आइए देखते हैं यहाँ से। तो जो इम्यूनिटी आपकी टी सेल्स और बी सेल्स हैं ये ही एक्टिवेट हो जाएंगी यहाँ पे। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अलाउज प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स और पैथोजेंस, yeast or bacteria. Vaccine produced using approach allowing large scale production and hence great availability immunization. Hepatitis B vaccine produced from yeast. याद रखेंगे, हेपेटाइटिस बी जो है वो किससे है, ईस्ट से बनती है वैक्सीन। ठीक, अब बात आती है एक एलर्जी की। एलर्जेंस क्या होते हैं और एलर्जी क्या होती है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों को कि जो कुछ लोग तो गुलाब का फूल लिया और बड़ा अच्छा लगा उन्हें, लेकिन कुछ लोगों ने जैसे ही सूंघा गुलाब का फूल वो छींकने लगे और छींकते छींकते लगातार छींक रहे हैं। हम लोग नॉर्मली 2 बार 3 बार 4 बार छींकते हैं और ये लोग जो है वो 6 से 7 बार भी छींके चले जा रहे हैं, तब उसे कहते हैं एलर्जी। तो एलर्जीज, अभी हम थोड़ा सा वैक्सीनेशन को एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। एलर्जीज जो होती है, एलर्जीज में आपको बता दिया गया कि आपने कहा जो ज्यादा छींक लिया तो उसने एक्सेजरेट इम्यून रिस्पांस, हमारी इम्यूनिटी का ही तो रिस्पांस था कि धूल वगैरह चली गई थी हमारे अंदर या पॉलन ग्रेन चले गए थे तो 1-2 बार छींक आई वो निकल गया। लेकिन जब एक्सेजरेटेड हो जाता है इम्यूनिटी का रिस्पांस तब उसे क्या कहते हैं, इम्यूनिटी, ऐसे एक्सेजरेटेड रिस्पांस को क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। द एक्सेजरेटेड रिस्पांस ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। और इसके लिए रिस्पांस जिनके अगेंस्ट में करती है उन्हें कहते हैं एलर्जेंस। जिनके अगेंस्ट में करती है उन्हें क्या कहते हैं, जैसे पॉलन ग्रेन हो गए, डस्ट माइट्स हो गए, ठीक है, ये सब तुम्हारे कौन हो गए, एलर्जन हो गए। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, IgE। कॉमन एलर्जेंस में आता है माइट्स इन डस्ट, पॉलन, एनिमल डेंडर एक्सेट्रा। सिम्टम्स यहाँ पे क्या होते हैं, स्नीजिंग, वाटरी आई, रनी नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, अब इसके बचने के लिए इसमें होता क्या है, ये इसलिए ऐसा हो जाता है कि जब ये वाली चीजें बन रही हैं तो एंटी हिस्टामिन और सेरोटोनिन निकलने लगता है मास्ट सेल से, जो कि ये इम्यून रिस्पॉन्स कराएगा। तब इससे बचने के लिए क्या करेंगे, एंटी हिस्टामिन या एड्रेनालिन या स्टेरॉइड्स, ये जो हैं ये इन सिम्टम्स को, हिस्टामिन बेसोफिल्स भी निकालते हैं ना। बेसोफिल्स क्या क्या निकालते हैं, एक हिस्टामिन हो गया, हिपैरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ठीक है, ये 3 चीजें। तो अब यहाँ पे हिपैरिन उसको एक मिनट, जो आपका एलर्जी है इन इंडिया सफर्स फ्रॉम एलर्जीज एंड एस्थमा ड्यू टू सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके ऊपर एक बार और गौर कर लेते हैं। देखिए, इम्यूनिटी जो होती है, इम्यूनिटी ये 2 तरीके की होती है, एक होती है एक्टिव और दूसरी होती है पैसिव।
एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो बाहर से नहीं, जब बॉडी खुद बनाती है। अपने आप कोई इनेट और एक्वायर्ड हाँ एंटीबॉडी बनाएगी, जब अपने आप एंटीबॉडी बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। बनाए, ठीक है। और पैसिव में क्या होता है, जब बॉडी बनी बनाई एंटीबॉडी दी जाए, जब कैसे दी जाए, बनी बनाई। बनी बनाई एंटीबॉडी दी जाए, ठीक है। अब ये दो तरीके की हो सकती हैं, ये नेचुरल हो सकती है और आर्टिफिशियल हो सकती है, ठीक है। नेचुरली तो आपने कहा जैसे कॉमन कोल्ड का हो गया कि एक बार इंटरेक्शन हुआ, अगली बार हाँ। बनेगी। आपकी बॉडी ने खुद से इंटरेक्शन किया, आपकी बॉडी में अपने आप से इम्यूनिटी बन गई, अब दोबारा से कॉमन कोल्ड आपको नहीं होगा उस पर्टिकुलर वायरस से। आपने डेलिबरेटली दे दिया, लाइक पोलियो ड्रॉप। लाइक आपने पोलियो ड्रॉप दिया, ठीक है, अभी जो पोलियो की बात हुई थी, ठीक, आपने क्या करा, वायरस डाल दिया या कोई ऐसी चीजें डाल दी, जबरदस्ती डाल दी अपनी बॉडी के अंदर, और उससे फिर बॉडी ने एंटीबॉडी बना दी, तब क्या होगा, उसे भी एक्टिव कहेंगे, लेकिन वो कैसी हो गई, आर्टिफिशियल एक्टिव। इसमें आपका लगता है वैक्सीनेशन, ठीक है। तो वैक्सीनेशन भी एक तरीके का एक्टिव इम्यूनिटी है, जो अभी हमने शायद आपको पैसे बता दिया, वो एक्टिव इम्यूनिटी है। अब आ जाता है पैसिव में भी आर्टिफिशियल और नेचुरल, ठीक है। यस सर। आपने कहा नेचुरली हमारी बॉडी ने बनाई थी कहीं से एंटीबॉडी, और वो हमारी बॉडी के अंदर गई, जैसे कोलेस्ट्रम, ठीक है। कोलेस्ट्रम जो है उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है, क्या ये आपको अलग से बनाना पड़ता है? नहीं, ये तो बॉडी ने बनाया था, मां के दूध को बच्चे ने पी लिया, ठीक। और आर्टिफिशियली क्या होता है, एंटी वेनम। हाँ, आर्टिफिशियली हो जाता है एंटी वेनम या एंटी टिटनेस वाला, ठीक है। तो टिटनेस वाला हो गया, तो ये आपका क्या है, आर्टिफिशियल। ये पैसिव इम्यूनिटी है और ये एक्टिव इम्यूनिटी है। समझ में आ गई बात या नहीं? तो ये वैक्सीनेशन का पार्ट अब आपको समझ में आ गया होगा, तो ये कैसा दे रहा है वैक्सीनेशन, एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक। आइए अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ डिजीजेस और कुछ चीजें पूछी गई हैं। 170 क्वेश्चन, आइए देखिए। कॉमन कोल्ड जो होता है वो किससे होता है, Rhino राइनो वायरस से होता है, ठीक है। हीमोजोइन प्लाज्मोडियम निकालता है। हीमोजोइन जो होता है वो जब प्लाज्मोडियम तोड़ देता है आरबीसीज को, तो एक केमिकल निकलता है जो टॉक्सिन है, जिसकी वजह से रिकरेंट चिल्स और फीवर्स होंगे। टाइफाइड का जो टेस्ट होता है वो विडाल होता है। टाइफाइड जिससे होता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, एक बैक्टीरिया है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। जो एलर्जी होती है वो एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पांस है, और वो डस्ट और माइट्स जो हैं वो एलर्जेंस हैं, ठीक। आंसर क्या जाएगा इसका, टी का 4, टी का 4 इन दो में है, ए का थर्ड, फोर्थ वाला ऑप्शन। ये जाएगा ना। यस सर। तो इस तरह से आपका आंसर गया 4, कोई दिक्कत? अभी हम लोगों ने लगभग 8 क्वेश्चन डिस्कस कर पाए हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, हम लोग 20 क्वेश्चन करके इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बिल्कुल उसी से रिलेटेड यहाँ पे देखिए 75 कर दिया है हमने क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर था आपका शायद 70 और नीचे आ गया 75, क्योंकि इसी पेपर में आपका इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी रखा हुआ है 75। देखिए और बताइए 75। रिंगवर्म हमारा फंगस हो गया। टाइफॉइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, जो कि एक हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है। लिश्मानियासिस, लिश्मानिया दोनों में नहीं, एक प्रोटोजोवन है। यस सर। ये आपको 11th क्लास के सेक्शन में मिलेगा। लिश्मानिया। रिंगवर्म का फर्स्ट। रिंगवॉर्म जो होता है वो एक फंगस से होता है। फंगस जो होती है उसके 3 जेनरा हैं, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन और माइकोस्पोरम, इस तरीके से। इसके बाद आता है फाइलेरियासिस जो होता है एक निमेटोड है। हेलमेंथ की बात होती है, निमेटोडा में रखा गया है, आपको अगर 11th क्लास में देखेंगे तो ये एक निमेटोड है। और हेलमेंथ्स में रख दिए गए प्लैटीहेलमिन्थेस और एस्केहेलमिन्थेस को, दोनों को मिला के हेलमेंथ्स कहते हैं। और अगर आप दो को अलग अलग करें तो प्लैटीहेलमिन्थेस अलग है, एस्केहेलमिन्थेस अलग है। तो ये एस्केहेलमिन्थेस है जिसमें निमेटोड कहा गया है। समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत इसमें? आइए तो इसका आंसर क्या जाएगा,
डी का थर्ड सेकंड है, ए का 4 है, डी का थर्ड। ए का 4, थर्ड ऑप्शन डी का second। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे रेस्पिरेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। रेस्पिरेशन में जब आप सांस लेते हैं तो आपका जो फेफड़े हैं, इन फेफड़ों के अंदर कैपेसिटी होती है और वॉल्यूम आता है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो पहले आपको यहाँ पे ये कैपेसिटीज की बातें हुई हैं, ठीक है, और कौन सी कैपेसिटी, यहाँ पे वॉल्यूम्स, कई वॉल्यूम मिलके कैपेसिटी बनाते हैं। ए का थर्ड। थोड़ा सा आप जरा सा देखिए, यहाँ पे 4 तरीके के रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होते हैं। एक होता है टाइडल वॉल्यूम, दूसरा होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिड्यूअल वॉल्यूम। ये 4 तरीके के वॉल्यूम होते हैं। टाइडल वॉल्यूम वो होता है कि नॉर्मली हम कितनी सांस ले रहे हैं और कितनी सांस निकाल रहे हैं, इसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और इसका अप्रोक्सीमेटली 500 ml आता है, कोई हेल्दी मैन करता है जब। और अगर 1 मिनट की बात करी जाए तो 1 मिनट में चूंकि हम लोग 16 से 18 बार सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो 6000 से 8000 ml हो जाएगी पर मिनट। ठीक, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है, जो रिजर्व वॉल्यूम है, आपने क्या करा, जब आपने फोर्सफुली इंस्पायर करा और सांस लेके जब आपने इंस्पायर करा तो कितना जाएगा, वो होता है लगभग 2500 से 3000 ml। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है, जब आपने नॉर्मली सांस तो बाहर निकाल रहे, 500 निकाल दी, 500 ले ली, ये तो टाइडल था, लेकिन आपने जब फोर्सफुली और बाहर निकाली 500 के ऊपर, तब उसे कह देते हैं रेसिड्यूअल एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये होता है 1000 से 1100। साहब ये ज्यादा है, ये कम है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप सांस को बाहर निकालते हो तो फेफड़े पूरी तरह से खाली नहीं होते हैं। अगर पूरी तरह से खाली हो जाएंगे तो कोलैप्स कर जाएंगे, चिपक जाएंगे, इसलिए उसमें कुछ जगह अंदर भरी रह जाती है। वो जो वॉल्यूम भरा रह जाता है उसे कहते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम। ये 1100 से 1200 है। अच्छा सर, वो कौन सा फॉस्फोलिपिड है जो उसको कोलैप्स होने से बचाता है? लेसिथिन। ठीक है, लेसिथिन जो है वो एक कवरिंग होती है, ये एल्वियोली की कवरिंग, यहाँ पे एल्वियोलर होती है, एल्वियोली की ऊपर यहाँ पे एक कवरिंग होती है लेसिथिन की, जो इसे कोलैप्स होने से बचाती है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब इन वॉल्यूम्स को मिला के बनती हैं कैपेसिटीज। पहली कैपेसिटी है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो होती है वो होती है, अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, जितना नॉर्मल एक्सपायर कर दिया उसके बाद जो करेगा, इसमें टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ दिया जाता है। दूसरी आती है एक्सपिरेटरी। इसमें क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, यानी एक्सपायर करेगा, यानी टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तीसरी आती है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसमें कहता है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर द नॉर्मल एक्सपिरेशन। इसमें आ जाता है वॉल्यूम और ERV यानी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। और जो लास्ट सेकंड लास्ट है वाइटल कैपेसिटी। इससे क्वेश्चन नीट में आ चुका है एक बार और। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन। एक तो ये सीधी लाइन आ गई थी, इसे क्या कहते हैं, तो ये तो आ गया। दूसरा इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, ERV, TV और IRV। ठीक है, ये मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स इंस्पिरेशन। रेसिड्यू वॉल्यूम नहीं होती है। हाँ, तो यहां पे क्या कर रहा है, पर्सन कैन ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन। समझ में आई बात या नहीं, कोई दिक्कत? और टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, एकोमोडेट इन द लंग्स, जितने ढेर सारी एयर एकोमोडेट कर जाए इसमें सारे आ जाएंगे, RV, ERV, TIV और IRV सबको बुला। वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, पॉइंट पकड़ लीजिएगा, यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन बने हैं, इन दो से तो क्वेश्चन बन चुके हैं कई बार, आप आगे के भी देख लीजिए। अब यहां पे आपने देख लिया क्या होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, TV और RV। एक्सपिरेटरी में क्या आ जाता है, TV और ERV। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में ERV और RV, और वाइटल कैपेसिटी में ये तीनों मिला देंगे और टोटल में ये मिला देंगे। आइए देखिए आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। पहला हो गया एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। एक का फोर्थ, एक का हाँ, एक का थर्ड सेकंड सही है। ठीक है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, सारे वॉल्यूम्स मिला देंगे। फोर्थ है इसका, बी का फोर्थ, बी का 4। हाँ सही बोल रहा सर। सेकंड ऑप्शन हो रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। ए का सेकंड है, बी का 4। सेकंड ऑप्शन है इसका, बी का फोर्थ, 4, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट फर्स्ट और डी का सेकंड, थर्ड, सॉरी थर्ड।
ठीक है, समझ में आ गया? आंसर क्या जाएगा इसका? Second option. सेकंड जाएगा। ठीक, Yes. चलो तो ये याद रखने वाले पॉइंट्स हैं, ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अब लता जरा पानी दे दो, ठीक है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लता जरा पानी दे दो। देखिए आपने कहा, एक मिनट थोड़ा सा समझा देते हैं, माइटोसिस और मियोसिस होती है। जाइगोटिक में सेकंड जो मियोसिस होती है, बुके स्टेट मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, दो तरीके की होती है। मियोसिस फर्स्ट को बांट दिया गया है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट, है ना? और इधर भी प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। जो प्रोफेज फर्स्ट है उसको बांट दिया गया है, लता जरा पानी दे दो, सबसे लंबी पेज है। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लैप्टोटीन में क्या होता है? क्रोमोसोम्स कंडेंस होना शुरू होते हैं। जाइगोटीन में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्सिस कहते हैं, तो सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है। पैकेटीन में चियास्मेटा बनता है। बिल्कुल सही। चियास्मेटा फॉर्मेशन। डाइकाइनेसिस नहीं, पैकेटीन में जो होता है वो क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर होता है, उसमें टेट्राड सबसे अच्छा विजिबल होता है, और डाइकाइनेसिस में चियास्मेटा और डिप्लोटीन में चियास्मेटा टर्मिनाइजेशन। तो लैप्टोटीन में क्या हो जाएगा? सबसे पहले सेकंड सेकंड। अच्छा नहीं सॉरी ये उसका डाइकाइनेसिस में लैप्टोटीन में, अच्छा लैप्टोटीन में फर्स्ट, नहीं लैप्टोटीन में थर्ड। लैप्टोटीन का क्रोमोसोम लुक लाइक थ्रेड, है ना? इसके बाद लैप्टोटीन के बाद आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, सिनेप्सिस हो जाती है, बुके स्टेज होती है यहीं पे, है ना? दूसरा क्या आ जाता है? पैकेटीन। फोर्थ पैकेटीन का फोर्थ क्यासमेटा फॉर्मेशन। पैकेटीन में क्यासमेटा होता है या नहीं पैकेटीन में तो रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ठीक है, ये हम लोग 2025 के क्वेश्चन में पूरा डिस्कस कर चुके हैं। और डाइकाइनेसिस जो होता है वो टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। इससे पहले एक और चीज आती है, तो क्या होता है? एक्स, इसे क्या कहते हैं? क्यासमेटा, है ना? ये तो होता है क्यासमेटा, वो पॉइंट होता है जिससे अभी होमोलॉगस नॉन होमोलॉगस इस शेप में होता है, एक्स शेप में। ये यहाँ पे जब वहाँ पे अलग हो रहे होते हैं तो ये, ठीक है। आंसर क्या जाएगा इसका? होमोलॉगस हिस्टोक्रोमैटिड होती है ना, ये नॉन होमोलॉगस हिस्टोक्रोमैटिड। पहले होमोलॉगस हिस्टोक्रोमैटिड। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स और माइटोसिस में जो होता है वो आंसर मिला लो यार पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात इसके देख लीजिए। यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, चाहिए आप इसे एनसीईआरटी की लाइनें हैं, पकड़ना चाहिए पकड़ लीजिए। ये सब पहले भी पढ़ा चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियोस में भी हम आपको बता चुके हैं कि लैप्टोटीन जो होता है वो माइक्रोस्कोप में लाइट दिखते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स होते हैं, विजिबल होते हैं लैप्टोटीन में, ठीक। इसको बुके स्टेज भी कहते हैं, इसमें नहीं आपने बताया था। हाँ, दूसरा आ जाता है सेकंड जाइगोटीन। इसमें क्या हो जाता है? सिनेप्सिस होती है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आपस में आके जुड़ जाएंगे, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, पैकेटीन। ठीक है। इसके बाद इसी में बाइवेलेंट आ जाता है। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा कौन सा? पैकेटीन। इसी में पैकेटीन। टेट्राड विजिबल इसी में होता है। यहाँ पे आपका टेट्राड विजिबल होता है। फर्स्ट टू स्टेजेस तो छोटी हो गई, ये थोड़ी सी शॉर्ट रहती है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज से। अब ड्यूरिंग दिस स्टेज 4 क्रोमैटिड्स जो है बाइवेलेंट के दिखेंगे, ठीक, डिस्टिंक्ट है, अपीयर टेट्राड्स, और इसमें रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल मिलेंगी। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन किसमें होगी? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स मिलेंगी, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के, बता चुके हैं। इसके बाद आपका जो है वो यहाँ पे एंजाइम भी इन्वॉल्व होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। डिप्लोटीन में चियास्मेटा फॉर्मेशन, हाँ। इसके बाद डिप्लोटीन आ जाती है, उसमें क्या हो जाएगा? एक्स शेप स्ट्रक्चर, जिसे हम क्यासमेटा कह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद डाइकाइनेसिस जो होती है उसमें टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है सब कुछ, ठीक है, टर्मिनेशन हो जाता है। कोई दिक्कत? ओके सर, नहीं है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग Assertion reason. infant grow are recombinant by अब कह रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रो इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। कह रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं एक अच्छे हेल्दी बेबी के लिए। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें एंटीबॉडीज होती हैं, सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। बिल्कुल सही बात है। सेकंड, ठीक है, दोनों से देख लो आंसर्स का। हां सर, वो तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये इसका क्या जाएगा? तो सेकंड
सेकंड जाएगा। आ गई एक्टिव पैसिव, आप पहले ही बता ठीक है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में अभी हम लोग पूरी बात कर चुके हैं। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के यहाँ कोलेस्ट्रॉल में लिखा हुआ है इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नहीं, ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट अफेक्ट हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम? देखिए साहब, एवोल्यूशन में हम लोगों को एवोल्यूशन हुआ ये बात तो पता चल गई, जेनेटिक अलग अलग तरीके से पता चली। हार्डी-वीनबर्ग साहब जो थे उन्होंने कहा कि जो हमारे जेनेटिक फ्रीक्वेंसी होती है, जो जीन फ्रीक्वेंसी होती है, वो अगर एवोल्यूशन नहीं हो रहा है तो वो रिमेन्स सेम रहती है। अगर जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है इसका मतलब है क्या हो रहा है? जीन माइग्रेशन, हाँ, एवोल्यूशन हो रहा है। तो अब इसके लिए इन्होंने कहा, एक फॉर्मूला बनाया, जीन फ्रीक्वेंसी एक रहती है, फॉर्मूला था p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या p प्लस q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। या इन्होंने कहा जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो कैसी होगी? हमेशा एक रहेगी। p प्लस q इज इक्वल टू 1। ठीक, इसमें p क्या है? p है डोमिनेंट वाले हां सर एलील्स, q क्या है? ये सर रिसेसिव वाले हैं एलील्स, हाँ। और 2pq क्या है? हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस है, कैपिटल ए स्मॉल ए है। यहाँ p स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? कैपिटल ए। q स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? स्मॉल ए। ठीक है, अच्छा कोई सर, दिक्कत? ये नॉर्मल उसमें नहीं काम, क्योंकि जीन माइग्रेशन भी होता है, अब म्यूटेशन ये 5 फैक्टर के ऊपर जो है वो अफेक्ट करते हैं इसको, जीन फ्रीक्वेंसी को। वो 5 फैक्टर क्या हैं? जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन। ये 5 चीजें ही इसे अफेक्ट करेंगी। और इसी पे जो फाउंडर्स इफेक्ट आता है। हाँ, यहीं पे आ गया। जब जीन माइग्रेशन की बात आती है तब जीन माइग्रेट करके जब एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे बाई चांस चले जाएंगे, तब क्या होगा? यहाँ वाले जो जीन थे यहाँ से कम हो गए, इसे कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, और जहाँ पहुंचे वहां ज्यादा हो गए। ठीक है, और जो वहां ज्यादा पहुंचे दूसरी पॉपुलेशन में, तो वो एक तरीके के फाउंडर बन के पहुंचे और वहां वो डेवलप करते चले गए, वहां उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के जो था वो ज्यादा मिलने लगा। इसे कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। अच्छा सर, हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो नॉर्मल पॉपुलेशन में नहीं काम करता, क्योंकि जीन फ्लो भी होगा। नहीं, नॉर्मल पॉपुलेशन में तो काम करता है, एवोल्यूशन को बताता है ये। अच्छा, ये एवोल्यूशन को बताता है कि एवोल्यूशन हो रहा है या नहीं। हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल अगर किसी पॉपुलेशन में आपने देखा कि पहले फ्रीक्वेंसी ये थी जीन्स की, अब आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई या घट गई, यानी फ्रीक्वेंसी में चेंज हुआ, इसका मतलब है कि म्यूटेशन हुआ है, ये हुआ। जब ये हुआ है तो इसका मतलब है एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो 5 चीजें जो इसको अफेक्ट करती थी उनमें से कौन सी नहीं थी? कांस्टेंट जीन पूल नहीं था, बाकी ये भी था, ये भी था, ये भी था। तो इसका आंसर क्या है? विल नॉट अफेक्ट हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। तो वो हो गया ये। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जल्दी ही ये वाली वीडियो खत्म हो रही है, 76 पे आ गए हैं, 2 ही 4 क्वेश्चन बचे हैं। पहले देखिए साहब, कह रहा है कि आपको ह्यूमन एवोल्यूशन के ये अरेंज करना है, और कैसे करना है? पास्ट टू रिसेंट। पहले होमो इरेक्टस, फिर होमो ठीक है, फिर नियांडरथल्स और फिर होमो आपने सेपियंस। कहा सबसे पहले ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस मिले थे। यस सर। उसके बाद मिला था ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, जी। उसके बाद मिला था होमो हैबिलिस, उसके बाद मिला था होमो इरेक्टस, और फिर मिला निएंडरथल। क्लियर है? यस सर। फिर उसके बाद होमो सेपियंस है। ठीक है, और लास्टली होमो सेपियंस आ गया। अब पीछे चलेंगे तो क्या आएगा? होमो सेपियंस, फिर निएंडरथल, होमो हैबिलिस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, फिर हैबिलिस, और फिर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, फिर ड्रायोपिथेकस। अब आ जाइए इधर। पहले होमो हैबिलिस, सबसे पहले आपका होमो सेपियंस आएगा लास्ट में। सर पास्ट टू रिसेंट बता। पास्ट में सबसे पास्ट यही हुआ, नहीं सबसे पास्ट हमारा होमो इरेक्टस नहीं, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, हां सर, फिर होमो निएंडरथल, और फिर होमो सेपियंस। समझ में आई बात? ठीक है सर। तो ये हो गया होमो हैबिलिस 1, फिर होमो इरेक्टस, फिर 2, फिर हमारा होमो तीन, नियांडरथल्स, और फिर हमारा फिर होमो 4। सेपियंस। पास्ट से रिसेंट, रिसेंट से पास्ट में नहीं जाना, पास्ट से। तो फर्स्ट है इसका। इसका क्या जाएगा? First। फर्स्ट। क्लियर है? Yes, sir। कोई दिक्कत इसमें? देखिए, अब यहाँ से थोड़ी सी जानकारी भी ले लीजिए कि ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस जो थे वो 1500 मिलियन ईयर्स एगो थे। ठीक है, और जो रामापिथेकस था वो मैन लाइक था, और ड्रायोपिथेकस एप लाइक था। फ्यू फॉसिल्स जो है वो मैन लाइक डिस्कवर हुए कहाँ? इथियोपिया और तंजानिया में। दीज रिवील होमियोइड फीचर्स। इनमें क्या पता चला? होमियोइड फीचर थे कब? 3 से 4 मिलियन ईयर्स बैक।
वो जो 3 से 4 मिलियन ईयर्स बैक थे वो लाइक प्राइमेट्स थे, ये वॉक करते थे कहाँ, ईस्टर्न अफ्रीका में। दे वर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 फीट और सीधे सीधे चलते थे वॉक अपराइट। 2 मिलियन ईयर्स एगो आपके ऑस्ट्रेलियोपिथेकस मिले, ये कहाँ मिले थे, ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड में, ठीक है। एविडेंस शोज दे हंट विद स्टोन वेपन्स बट एसेंशियली एट फ्रूट। तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस ज्यादातर फ्रूट खाते थे लेकिन शिकार तो करते थे। इसके बाद आए डिफरेंट क्रीचर वाज कॉल्ड फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, होमिनिड्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, होमो हैबिलिस। ये ह्यूमन लाइक थे, हैबिलिस यानी कि ये टूल मेकर थे, ठीक है, होमो हैबिलिस। इनकी जो कैपेसिटी थी, ब्रेन कैपेसिटी 650 से 800 सीसी थी। ब्रेन कैपेसिटी पे कोई क्वेश्चन आया? बिल्कुल आते हैं, अब अभी भी आ सकता है। प्रोबेबली नॉट ईट मीट, यहाँ पे भी ईट नहीं करते थे मीट और यहाँ पे भी नहीं कर रहे हैं। फॉसिल्स जावा में देखे गए 1891 में होमो इरेक्टस के जो 1.5 मिलियन, तो पहले देखिएगा 2 मिलियन, फिर उसके बाद ये और फिर 1.5 मिलियन पे आ गए होमो इरेक्टस। इसकी जो कैपेसिटी थी वो कितनी थी, 900 सीसी, और ये ईट करते थे क्या, मीट। इसके बाद आ जाते हैं निएंडरथल। निएंडरथल जो थे उनका साइज था कितना ब्रेन का, 1400 सीसी, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, कैपेसिटी है। जो सीसी का इंजन होता है वो भी क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ठीक है। नियर यहाँ ईस्ट सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख साल पहले 1 लाख और 40,000 साल तक। इसके अलावा 10,000 साल से 75,000 साल में आपको मिल गया होमो सेपियंस। और जो हमारी सभ्यता का विकास हुआ है वो क्या है, वो जो खाना पीना एग्रीकल्चर शुरू हुआ 10,000 साल से शुरू हुआ है। हाँ। इसके अलावा बात करी जाए तो ये प्री हिस्टोरिक कहाँ से मिले थे, केव ड्वेलर्स जो थे, केव ड्वेलर्स जो थे वो कहाँ से मिले आपको, 80,000 वो मध्य प्रदेश में आपको एक जिस जगह है रसियन, ठीक है, वहां से भीमबेटका रॉक, ठीक है, वहां पे रायसेन में मध्य प्रदेश में वहां देखने को मिला। और निएंडरथल्स पहले थे जो हाइट्स पहनते थे और बरी करते थे। हाँ, निएंडरथल, यस। हो गया, आगे बढ़े। यस। 177 क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। ऐसा x तो ORI हो गया ORI हो गया। और y अब यहाँ पे आपको ये पूछ रहे हैं कि ये आपका क्या कौन है, PBR322। तो थर्ड है इसका, P मतलब प्लाज्मिड, B फॉर थर्ड है ना? B और R बताओ। बॉलिवर रॉड्रिगेज। बॉलिवर और रॉड्रिगेज ने ये बनाया था, ये आर्टिफिशियल वेक्टर है और इसमें हमारे 8 जो है वो रिस्ट्रिक्शन साइट हैं, ठीक, समझ में आई बात है? 2025 में भी इससे आया। हाँ, 25 में भी आएगा, 26 में भी आएगा। रिस्ट्रिक्शन साइट क्या होता है सर? मतलब ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के नाम है, ये अच्छा, यहाँ पे अच्छा, कट करेंगे, ठीक है, वो ठीक है। साइट्स रिस्ट्रिक्शन साइट्स कहला रहे हैं, Selective ठीक है। marker science में नहीं है। अब इसका अगर आप देखें तो यहाँ Third है डायग्राम देख लीजिए, ये है आपका। अब इसमें क्या होता है, जो हाइट थी वो था x और y, ठीक है, ORI ये वाला y था और ये वाला x था, तो ORI क्या है, वो है x और रो क्या है, y। ये आपका x हो गया और ये हो गया y। वो कह रहा है इनके फंक्शंस बताइए। तो जो y वाला है रोप ORI क्या करता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन यहीं से स्टार्ट होता है, और एप्लीकेशन कंट्रोल भी यही करता है ना। और यहाँ से जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तब इसको रेप्लिकेशन के लिए हेल्प करना पड़ेगी, प्रोटीन एक चाहिए होगा, वो प्रोटीन बनाता है रोप। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है ORI, जो ये लिखा हुआ है रोप कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। समझ में आई बात या नहीं? तो अब वहां से क्वेश्चन का आंसर पकड़िए, क्या होगा, x क्या है, x इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन साइट, x क्या रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिकॉग्निशन साइट, नहीं, x इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबॉडी, नहीं, x इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी ये नंबर सही ऑफ डीएनए। हाँ बिल्कुल, यहीं से तो रेप्लिकेशन होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। और y क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है, तो थर्ड वाला इसका ऑप्शन सही जाएगा। क्लियर है? ठीक है, 177 पे क्या आ जाएगा, चल। तो ऐसा करते हैं, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे 78 से, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा भी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, 185 186 पे करके। तो 178 क्वेश्चन को अब हम लोग डिस्कस करेंगे सही से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।